हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बीएनएस लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने अब तक डिस्कस कर लिया था सेक्शन 18 तक, जहाँ हम कल बात कर रहे थे जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, तो हमने इसमें देखा कि जनरल एक्सेप्शंस क्या है। बेसिकली वो डिफेंसेस हैं जो कोई भी अक्यूज्ड जो है वो अपने फेवर में लेता है, अपने बचाव के लिए, जैसे कि उसका नाम ही है जनरल एक्सेप्शंस, डिफेंसेस। तो अब जनरल एक्सेप्शन ने क्यों कहा जनरल एक्सेप्शन, इसलिए कहा क्योंकि वो ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स जो कि नॉर्मली इन जनरल सिनेरियो, इस पार्ट को हटा दे तो जनरल केसेस में, जनरल सिनेरियो में वो ऑफेंसेस होते बट अदरवाइज क्योंकि वो इसमें फॉल कर रहे हैं वो ऑफेंसेस नहीं है। इन्हें जनरल एक्सेप्शन में समझा, इन्हें कोई भी अक्यूज जो है वो अपने फेवर में यूज करता है, अपने बचाव के लिए, इसलिए इन्हें डिफेंसेस भी कह रहे हैं हम। अब ये दो टाइप के होते हैं, हमने देखा जस्टिसिएबल और एक्सक्यूजेबल। जस्टिसिएबल के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से एक्सेप्शंस कवर किए जाएंगे, कौन कौन से एक्सेप्शंस इंक्लूड होते हैं, एंड एक्सक्यूजेबल के अंदर कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया एक एक करके सेक्शन के साथ, जहां हमने सबसे पहले देखा कि भाई बाउंड बाय लॉ, सेक्शन 14 से लेकर बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, जजेस की इम्यूनिटी, ये और जजमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले जितने भी लोग हैं, जजमेंट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले, इनकी इम्यूनिटी, इनके बारे में हमने देखा। 14 और 17 बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ कैसे सिमिलर है एंड कैसे डिफरेंट है। एंड इन सेक्शंस को डिस्कस करते हुए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंशिया फैक्टिव एंड इग्नोरेंशिया ऑफ ज्यूरिस, ये कैसे कैसे सिमिलर है एंड कैसे डिफरेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि ये दोनों बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाउंड बाय लॉ एंड जजमेंट, सॉरी जज वाला पार्ट, एंड उन लोगों से डील करता हुआ सेक्शन विच इज सेक्शन 16, जो कि जजमेंट के एग्जीक्यूशन में काम करना है, जजमेंट या ऑर्डर के को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे पुलिस ऑफिसर्स एंड बेलिफ्स, ये लोग। तो इन ये जो लोग जो कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट के अंडर कवर किए जाते हैं, ये सेक्शंस पर्टिकुलरली सिर्फ उनसे डील कर रहे हैं। वही सेक्शन 17 के लिए हमने देखा कि ये सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए, ये प्राइवेट एंटिटीज पे भी लागू होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे। इसके बाद हमने देखा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है भाई? एक्सीडेंट को हमने समझा कि क्या होता है, कोई भी लॉफुल एक्ट है, जो एक्ट है वो ऐसा नहीं है कि वही अनलॉफुल है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल तरीके से किया गया, आपने पूरी सावधानी भी ली, जितना रीजनेबल एक। अच्छा, जब हम कहते हैं रीजनेबल केयर, तो क्या मतलब है इसका? रीजनेबल केयर मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जो गिवन केस है, वहां पे कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन होगा, मतलब कोई नॉर्मल समझदार इंसान, हमारे आपके जैसा कोई इंसान होगा कोई भी, तो वो किस तरीके से, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसे कहेंगे हम ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान। तो वो जो काम करेगा, वो जो जिस तरीके की सावधानियां लेगा, उसे हम कहेंगे रीजनेबल केयर या प्रॉपर केयर। ठीक है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन, प्रॉपर केयर एंड टेंशन, ये सारी चीजें कहेंगे। तो क्योंकि ये है तो मतलब गुड फेथ में चीजें की जा रही हैं। अब कोई इंसान किसी काम, किसी लॉफुल काम को लॉफुल तरीके से गुड फेथ में करता है, सारी जितनी भी सावधानियां हो सकती थी सारा कुछ करता है, उसके बाद भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट अगर किसी तरीके की मिस हैपनिंग हो जाती है जो कि वो फोर्स ही नहीं कर सकता, अब क्योंकि वो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब ही होता है वो समथिंग दैट कैन नॉट बी फोर्सीन, वो उस चीज को देख नहीं सकता था पहले कैसा हो सकता है, तो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, इसके एसेंशियल्स, इसके केसेस, ये सारा कुछ एंड डिफरेंट सिनेरियोज कैसे कैसे क्या होगा, ये हमने समझने की कोशिश की, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आते हैं सेक्शन 19 पे, विच इज नेसेसिटी। ठीक है, सेक्शन 19 जो है वो नेसेसिटी की बात करता है। अच्छा देखिए, सेक्शन 19 की जो हेडिंग है वहां पे नेसेसिटी नहीं लिखा है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्ट्स लाइकली टू कॉज हार्म बट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। ठीक है, कहीं पे भी इसके सेक्शन के हेडिंग में कहीं भी नेसेसिटी नहीं लिखा है। लिखा क्या है, ऐसे एक्ट जो कि किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए किए गए हैं। ठीक है, ऐसे एक्ट जो कि पता है कि हार्म कॉज कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि हमें पता है कि इससे कोई हार्म होगा, लेकिन वो हार्म क्यों किया गया है? टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, कुछ बड़े हार्म को बचाने के लिए कोई दूसरा छोटा हार्म कर। ठीक है, ये आईपीसी के सेक्शन 81 में ऑलरेडी दे रखा था सेक्शन, जिसको इसी तरीके से एज इट इज यहाँ पे प्लेस किया गया है। प्लेसमेंट इसकी डिफरेंट हो गई सेक्शन, लेकिन लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज एज इट इज जो पहले। नाउ अब ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन देखिए, कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason of it being done, ठीक है, with the knowledge that it is likely to cause harm, likely to cause harm। कोई भी ऐसी चीज, नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगा, ये कोई ऑफेंस नहीं होगा बाय द रीजन
इट बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज विथ द नॉलेज, जबकि ये जानकारी है दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जबकि उसमें पता हो, नॉलेज के साथ, मतलब जानकारी है कि उससे डैमेज कॉज हो सकता है, उससे किसी तरीके का हार्म कॉज हो सकता है, मतलब कोई एक्ट आपने जो किया उससे ये बात आपको पता है कि इससे किसी तरीके का हार्म कॉज होगा। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, लेकिन वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है, उससे जानकारी है कि भाई मैं जो एक्ट करने जा रही हूँ उससे किसी तरीके का, छोटा ही सही है लेकिन हार्म तो होगा, लेकिन मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, करने का इरादा नहीं है, टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ। एक तो इरादा नहीं है करने का, दूसरा गुड फेथ में क्या है, गुड फेथ मतलब जहां भी गुड फेथ आती है हमें क्लियरली इसका मतलब समझ लेना है, ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये चीज हमने देखी है डेफिनेशन में, तो जहां पे भी गुड फेथ आएगा हम इस चीज को ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लें कि ड्यू केयर एंड अटेंशन की बात की गई है, ठीक है। फॉर द पर्पस, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आता है, यहां से इस लाइन से समझ आएगा कि नेसेसिटी, इसमें क्यों हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या डिफेंस ऑफ नेसेसिटी हम क्यों कह रहे हैं, जबकि इसकी हेडिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, yes, टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अब इस सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले सेक्शन कह क्या रहा है, सेक्शन ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, कैसा एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्ट गुड फेथ में बिना क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया है, वही लिखा है गुड फेथ में बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, हालांकि इस बात की जानकारी है विद द नॉलेज, ये हमें पता है कि इससे किसी तरीके का हार्म कॉज होगा लेकिन इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में किया गया, तो ये नॉलेज होते हुए भी कि इससे कोई हार्म कॉज होगा, लेकिन क्यों किया गया है, गुड फेथ में है, क्यों किया गया है, पर्पस क्या है भाई, जब उससे हार्म हो रहा है तो हम उसे नहीं करते ना, फिर उसे प्रिवेंट करते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस जरूरी है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, किसी दूसरे हार्म से किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई दूसरा हार्म अगर किया जाए गुड फेथ में, गुड फेथ में अगर किया जाए बिना क्रिमिनल इंटेंशन के तो वो ऑफेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिम क्या, इसे हम और फर्दर समझेंगे आगे एक एक करके भाई इसके एग्जांपल से कि क्या है ये सेक्शन। मैक्सिम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड नेसेसिटेस नॉन हैबिट लेगम, मतलब यहां जो चीजें लिखी है ना, फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग अदर हार्म, यहां से आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी नोज नो लॉ, यहां से आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, वो करना था फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, वो करना था क्यों, क्योंकि दूसरे हार्म को बचाने के लिए, अगर आप ये नहीं करते तो कोई बड़ा हार्म हो सकता था, एक छोटा हार्म, एक 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 होता है, एक लाइन है, स्मॉलर हार्म इज अलाउड टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, पूरे सेक्शन का जिस्ट अगर आप समझें तो वो हमें सिर्फ इस लाइन से समझ में आ जाएगा, स्मॉलर हार्म इज अलाउड टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, मतलब आपने कोई छोटा हार्म किया, आपको पता है कि इससे हार्म कॉज हो रहा है, इससे किसी तरीके की इंजरी हो रही है, लेकिन वो इंजरी इतनी छोटी है उसके सामने, जिस उसके सामने कि अगर वो आप एक्ट नहीं करते तो वहां कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, कोई बड़ी घटना हो सकती थी, तो उस बड़े हार्म को बचाने के लिए आपने कोई छोटा सा हार्म किया, जैसे मान लीजिए कि किसी घर में आग लग गई, ठीक है, किसी के घर में आग लग गई, अब वहां से वहां के जो नेबर्स हैं, किचन में आग लगी, किसी ने देखा नहीं, ठीक है, उस घर में सिर्फ दो लोग हैं, एक एल्डरली इंसान है और एक एल्डरली लेडी है कह लीजिए, और एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब वो दोनों एक रूम में, तो उन्हें पता नहीं है क्योंकि किचन में आग लग गई है, नेबर्स ने देखा क्योंकि खिड़की से धुआं आ रहा है, किचन में आग लग गई है, नेबर्स के बाद पता चली, तो नेबर्स ने जाके बुलाने की कोशिश की पर किसी ने सुना नहीं, एल्डरली लेडी ने सुना नहीं, बच्चा अपने खेलने में बिजी था, उसे पता ही नहीं चला, तो नेबर्स ने क्या किया कि दूसरे रूम के विंडो को तोड़ के उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, यहाँ पे अब देखिए ये सिनेरियो है, यहाँ पे क्या हुआ, विंडो तोड़ा उन्होंने, विंडो तोड़ के घर में घुसे, ठीक है, यहाँ हाउस ब्रेकिंग हुई, हाउस ब्रेकिंग तो अपने आप में एक ऑफेंस है,
जब हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पढ़ेंगे तो हाउस ब्रेकिंग हमें पता है कि हमने आईपीसी में देख रखा ऑलरेडी कि हाउस ब्रेकिंग अपने आप में एक ऑफेंस है। तो नेबर्स ने हाउस ब्रेकिंग करी, अब ये एक ऑलरेडी एक अपने आप में ही ऑफेंस है बीएनएस के अंदर या आईपीसी के अंदर, ठीक है। लेकिन पर्पस क्या था इसका? पर्पस ये था कि वो जो दो लोग जिनकी जान जा सकती है उनको बचाना। तो एक छोटा हार्म, ये भी हार्म हुआ, ये भी ऑफेंस है। एक छोटा ऑफेंस, हाउस ब्रेकिंग एक छोटी सी घटना है, घर में घुसे से खिड़की तोड़ के, लेकिन पर्पस क्या था? गुड फेथ में, उनका इंटेंशन क्रिमिनल नहीं था भाई कि वो घर में घुस के चोरी कर रही है। यही अगर घर में घुस के उनका चोरी करना इंटेंशन है तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड इन गुड फेथ। लेकिन घर में घुसे जरूर, घुसने का पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट अदर ग्रेटर हार्म, बचाना उन लोगों को जिनकी जान जा सकती थी वहां। ये तो जब एक छोटा हार्म किया जाए किसी बड़े हार्म से बचाने के लिए, प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, तो इस केस में ये जो छोटा हार्म है ये एक्सक्यूज होता है। एक्सक्यूज, हमने एक्सक्यूजेबल जनरल एक्सेप्शन जो पढ़ा था उसमें, तो यहाँ पे इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एक एक करके जब एसेंशियल समझेंगे तो ये है कि भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के एप्लीकेशन के लिए। जब आप इस चीज को जो जिसपे एलिगेशन लगाए, जैसे मान लीजिए इस पे क्लेम किया गया कि हाउस ब्रेकिंग करके घर में घुसा, तो ये भाई इंसान क्या अपने फेवर में क्या डिफेंस लेगा? ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कम्स हियर इनटू पिक्चर, मेरे पास इनको बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो जब इस एक हार्म करना, भाई दो हार्म है, ठीक है, एक छोटा हार्म एक बड़ा हार्म है, तो आपके पास जब बड़े हार्म को प्रिवेंट करने का कोई रास्ता और ना बचे, कोई और रास्ता नहीं बचेगा, अब और कुछ भी करके डिस्पाइट रीजनेबल एफर्ट्स आप इस हार्म से, बड़े हार्म को होने से बचा नहीं सकते। उस केस में आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब आपके लिए एक छोटा हार्म करना, करके अगर बड़े हार्म को प्रिवेंट किया जा सकता है तो ये छोटा हार्म एक्सक्यूज्ड होता है। यहाँ पे इसको ऑफेंस में नहीं काउंट किया जाएगा। वही लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो एक एक्ट ऑफेंस नहीं है। क्या है? कौन सा एक्ट? merely by reason of it being done with the knowledge that it is likely to cause harm, जिससे पता है कि कोई हार्म हो सकता है। यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग हुआ भाई, ये तो हार्म ही किया ना, अपने घर को हार्म पहुंचाया है, घर में घुस गए, घर तोड़ के, ये खुद एक ऑफेंस हुआ। लेकिन इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन क्या कोई क्रिमिनल इंटेंशन था? नहीं। बट तो इंटेंशन क्या था? लोगों की जान बचाना, वरना वो दो लोग की जान जा सकती थी। देखो ना, क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ, गुड फेथ में करने गया, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। किसी पर्सन, किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को होने वाले बड़े हार्म से बचाने के लिए अगर कोई छोटा हार्म किया जाए गुड फेथ में और क्रिमिनल इंटेंशन के बिना, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं मानेंगे। ये सेक्शन यही कह रहा है। दिस मैक्सिम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसिटी नोज नो लॉ। मतलब जहां अब वो नेसेसिटीज क्या, नेसेसरी हम कब कहते हैं? कुछ एक टर्म होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या? नेसेसरी मतलब अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बेहद जरूरी है, बिल्कुल बेहद जरूरी है, यही कर सकते हैं। नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जब आपके पास सिर्फ वही रास्ता बचे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस हार्म को, बड़े हार्म को प्रिवेंट करने का कोई और तरीके से। अब इस केस में इनकी जान और किस तरीके से नहीं बचाई जा सकती थी, क्योंकि इनका घर ऑटोमेटिक लॉक था, जिससे वो लॉक हो चुका था, घर में जाया नहीं जा सकता था अंदर। इनकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था इस एक्सेप्ट दिस की खिड़की तोड़ के अंदर घुसा जाए। सो दे डिड दिस, बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा हार्म किया, तो यहाँ पे ये ऑफेंस एक्सक्यूज है। सो फॉर नेसेसिटीज नो हैबिट लेगम। और दूसरा सैलिस फॉक्यूलियर सुप्रीमा लेक्स, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल इज द सुप्रीम लॉ। वेलफेयर ऑफ पीपल इज द सुप्रीम लॉ, मतलब लोग की भलाई, वेलफेयर, लोगों की भलाई सबसे ऊपर आती है, सबसे पहला कानून है, सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोगों की भलाई के लिए क्यों किया गया भाई? हाउस ब्रेकिंग करी तो सही, पर क्यों किया? लोगों की जान बचाने के लिए, वो लोग जो कि मर सकते थे। तो वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई सबसे पहले आती है, उसके बाद कोई कानून। दो चीजें तो मैक्सिमम आ जाता है, एक तो सबसे पहले सैलिस पॉपुली, दूसरा क्वाड नेसेसिटास। दो चीजें यहाँ पे मैक्सिमम कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। देखिए, इट अलाउज अ पर्सन टू चूज द लेसर ऑफ टू
evils to avoid a catastrophic outcome. भाई आप दो में से कोई एक चूज कर सकते हो, या तो कुछ बड़ा हादसा होने दो, ठीक है, अब उस घर में आग लगी है, वहां पे मान लीजिए सिलेंडर ब्लास्ट होगा, एंड सिर्फ वही नहीं, आसपास के लोग भी मारे जाएंगे, नेबर्स भी मारे जाएंगे, उसमें दो चार पांच लोग और मर गए। या तो हम वो कर सकते हैं कि नहीं, किसी के घर में कैसे घुसे। अगर यहाँ पे जो ए पर्सन है उसने ये सोचा होता कि नहीं, दूसरे के घर में कैसे घुस सकते हैं, नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, वो अपना देख लेंगे, उसने अगर ये सोचा होता, तो मान लीजिए वहां पे सपोज कि एक सिलेंडर एक्सप्लोड करा होता, और उसके उनके घर के साथ साथ, जिसमें वो दो लोग तो मरते हैं, उसके साथ साथ आसपास के तीन चार लोग और मर जाते। लेकिन तो यहाँ पे इसने क्या किया, ही चोज बिटवीन द टू इविल्स, टू हार्म्स, एक बड़ा हार्म एक छोटा हार्म, इसने दो के बीच में चूज किया कि इसको रोकने का यही रास्ता है कि छोटा हार्म चूज करो। तो बेसिकली नेसेसिटी के डॉक्ट्रिन में होता है कि आपको दो में से एक छोटा हार्म प्रिवेंट कर, छोटा हार्म चूज करना होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस बिगर हार्म, और ये छोटा हार्म जो है ये एक्सक्यूज्ड होगा बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है, पर्सन सीज अ नेबर्स हाउस ऑन फायर, अ चाइल्ड is trapped inside. To save the child, the person smashes the front door and breaks expensive furniture to create a fire. यहाँ पे क्या है, the act breaking into a house, damaging property is technically a crime, trespass or mischief. ठीक है, लेकिन under section 19 BNS it is excused. क्यों? Saving a human life is greater good than preserving a door or furniture. तो यहाँ पे दो में से एक चूज किया, एक क्या चूज किया, छोटा हार्म करना चूज किया कि घर में ट्रेसपास करो लेकिन कम से कम जान बच जाएगी। नाउ दिस केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ याद करो नहीं करो, ये केस तो कर ही लो, आर वर्सेस डिलेन स्टीफेंस 1884 का। अब यहाँ पे क्या होता है इस केस में, क्या होता क्या है कि एक बोट थी, एक बोट पे चार लोग जा रहे थे, मान लीजिए ए, दिस इज अ बोट, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड एक छोटा बच्चा डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, चार लोग जा रहे थे। अब हुआ क्या कि ये लोग जब एनरोट थे, ठीक है, एनरोट ही थे अभी, इन 9-10 दिन हो गए ट्रैवल करते करते, तो धीरे धीरे करके इनके जितने भी स्टॉक्स थे ग्रोसरी के, खाने पीने की चीजें की, सारा कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो गया। अब क्या होता है कि भाई इनके पास खाने पीने का कुछ था नहीं, अब ये इनके पास कुछ है ही नहीं, कैसे सरवाइव करें। कुछ दिन बीते, बोट में ही ऐसे, शिप में ही, बोट में शिप, शिप में ही ऐसे कुछ दिन बीत गए, धीरे धीरे करके ये लोग सब लोग कमजोर होने लगे क्योंकि अब इनके पास खाने को कुछ नहीं था, धीरे धीरे करके एक वीक बीते, 9-10 दिन हो गए, काफी दिन बीतने लगे। तो इन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया, भाई इन्होंने सोचा कि ऐसा है कि नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी हमें क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कि आप बड़े हार्म से बचने के लिए छोटा हार्म चूज कर सकते हो, यही कहता है। तो हम तो तीन लोग हैं, ए बी सी, तीनों ग्रोन अप्स हैं, डी जो है एक छोटा बच्चा है, वैसे भी बहुत सुखड़ा सा पतला सा बच्चा है, इतने दिन भूखे रखे और भी कमजोर हो चुका है। तो हम अगर इसे मार दें और इसके, इसे मार के अगर हम खा लें तो फिर हम सरवाइव कर सकते हैं कुछ दिन और, हम बच सकते हैं जब तक हम, हमें कोई सेव करने आ जाए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये सोच के यहाँ पर ठीक है, नेसेसिटी तो हमें अलाउ करती है कि हम करेंगे भी, तो हम पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वी आर एक्सक्यूज, क्योंकि हम तो नेसेसिटी की वजह से कर रहे हैं, हमें हमारी जान बचाना जरूरी था। अगर वैसे भी छोटा बच्चा है, हम लोग ग्रोन अप्स हैं, हमारे लिए जरूरी है कि भाई अगर एक इंसान को मार के बाकी तीन की जान बचती भी है तो ये जरूरी है करना। तो इन्होंने व्हाट दे डिड इज दे किल्ड डी, ठीक है, डी को मार दिया, डी को मार के ये लोग खा गए, ठीक है। अब इस केस में जब कोर्ट में गया मैटर, तो भाई कोर्ट ने क्या कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी का मर्डर, क्वेश्चन क्या होगा कि भाई किसी को मर्डर करना क्या नेसेसिटी के अंदर कवर होगा। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आए थे, एक आई डोंट नो आपने नाम सुना है नहीं, कैनिबलिज्म, एक तो हमने डिस्कस किया ही करेंगे कि हम कि भाई मर्डर नेसेसिटी के अंदर आएगा नहीं, दूसरा द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनिबलिज्म, ये टर्म आया। कैनिबलिज्म क्या है, दिस द किलिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ईटिंग, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ईटिंग इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। तो यहाँ पे कैनिबलिज्म को बताया गया पहले। दूसरा, भाई अब हुआ कि भाई क्या मर्डर भी नेसेसिटी के अंदर आ जाएगा,
कैन नेसेसिटी जस्टिफाई मर्डर? मर्डर को भी जस्टिफाई किया जा सकता है नेसेसिटी के डॉक्टर के अंदर। भाई आप किसी को मार के खा रहे हैं, जस्टिफाइड है ये। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि नहीं, नेसेसिटी के नाम पे किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अलाउड। भाई आप नेसेसिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, कि हम छोटा हार्म करना हमने सही समझा बड़ा हार्म बचाने के लिए, और व्हाट यू आर डूइंग इज होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। भले आपको लगा कि आपकी जरूरत है, लेकिन किया क्या आपने? होमिसाइड, किसी को किल किया है। तो क्या आप नेसेसिटी के नाम पे होमिसाइड करना अलाउड है, किलिंग करना अलाउड है, किसी को मार देना, मर्डर करना अलाउड है? कोर्ट सेड नो, नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन नेसेसिटी के डिफेंस आप नहीं ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इस नेसेसिटी के नाम पे किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अलाउड। भाई आप जो है, सेल्फ प्रिजर्वेशन जरूरी है। सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या है? मतलब खुद की जान बचाना जरूरी है, लेकिन जान बचाने के नाम पे किसी को मार देना नहीं, इसमें आप डिफेंस नहीं ले सकते हो नेसेसिटी का। तो कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, की नेसेसिटी का पिक्चर में नहीं आएगा। नेसेसिटी इज नॉट डिफेंस फॉर मर्डर। मर्डर का कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है नेसेसिटी, बिकॉज द लॉ कैन नॉट जस्टिफाई द इंटेंशनल taking taking away of an innocent life regardless of circumstances। भाई चाहे जो सर्कमस्टांस थे, चाहे कुछ भी थे, चाहे कितनी भी जरूरत थी, लेकिन नेसेसिटी के नाम पे किसी को मार देना ये जरूरी नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो पहली चीज ये कि भाई नेसेसिटी के नाम पे मर्डर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भाई सेल्फ प्रिजर्वेशन जरूरी है, आप अपनी लाइफ बचाओ, ठीक है, आपको अपना खुद को बचाना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को मार दोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे भाई इन्होंने बोला कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी था, हमें ये करना जरूरी था, तो आता है नेसेसिटी वाज अ सेल्फ डिफेंस। क्या भाई इन्होंने तो ये क्लेम किया ना कि हमारे खुद के जान बचाने के लिए हमें जरूरी था। सेल्फ डिफेंस क्या है? देखिए, एम्ड एट एन अग्रेसर हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी के ऊपर अटैक करना जो आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस सिर्फ उसके पे होगा, कोई अगर आपका अटैक करने आ रहा है तो आप उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट तरीके से उसके ऊपर अटैक करोगे, वो है। नेसेसिटी क्या है? ऑफन इन्वॉल्व्स हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते कि सेल्फ डिफेंस के नाम पे क्या, क्यों? क्योंकि सेल्फ डिफेंस में भाई आप उस पे अटैक करने जा रहे हो, उसको किस तरीके का हर्ट पहुंचा रहे हो, हार्म पहुंचा रहे हो, जो कि आप पे ऑलरेडी अटैक करने आ रहा था, आपको हर्ट करने आ रहा था। लेकिन नेसेसिटी में क्या है? किसी इनोसेंट पर्सन को, प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाई जा रही है, उसको रोकने के लिए हार्म पहुंचाया जा रहा है। फिर इन्वॉल्व्स हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन और प्रॉपर्टी टू अवॉइड अ लार्जर डिजास्टर। भाई किसी लार्जर बिगर डिजास्टर को होने से बचाने के लिए, हार्म को बचाने के लिए किसी इनोसेंट पर्सन पे अटैक किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो इलस्ट्रेशन ए है, इलस्ट्रेशन ए देखिए क्या कहता है। इलस्ट्रेशन ए स्टेट्स दैट ए द कैप्टन ऑफ अ वेसल, ठीक है, ए जो है एक वेसल का कैप्टन है। वेसल क्या होता है? वेसल मतलब पानी पर कन्वेंस करने के लिए, पानी पर ट्रैवल करने के लिए जो शिप्स ये सब होती हैं उन्हें हम वेसल कहते हैं। कैप्टन ऑफ अ वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, उसकी कोई गलती नहीं है। देखिए सबसे पहले ये चीज क्लियर करा कि उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस, उसके पार्ट पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। finds himself in a position that before he can stop the vessel, एक ऐसे कुछ देर बाद, थोड़े टाइम बाद उसे कुछ ऐसा अचानक पता चलता है कि before he can stop the vessel he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he may incur risk of running down a boat C without any intention to run down the boat C in good faith in the purpose of avoiding the danger of passengers in boat B। तो basically इसका इलस्ट्रेशन ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक बोट है, बड़ी शिप है, बड़ी सी बोट है, इसका कैप्टन है ए, ठीक है। अब ए जब बहुत देर चलने के बाद क्या देखता है भाई कि
आगे जाने के बाद बहुत दूर पे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा आइसबर्ग है यहाँ पे, ठीक है, ये एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि अगर ये शिप इस आइसबर्ग से टकराई तो डूब जाएंगे। इस शिप पे से 1000 लोग हैं, 1000 पीपल, 1000 लोग हैं। इसे ये पता है कि इसे अचानक से बहुत ज्यादा फॉगी सी नाइट है और अचानक चलते चलते बहुत नजदीक में आइसबर्ग दिखा, इतना डिस्टेंस नहीं है इनके बीच की आराम से उड़ा सके, ठीक है। बहुत नजदीक में से एक आइसबर्ग दिखता है, तो व्हाट ही थॉट कि अच्छा ठीक है साइड से निकालने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस काफी कम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसने सोचा कि साइड से निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इसने एक बोट देखी, छोटी बोट, ये शिप है, ये छोटी बोट है, ठीक है, जिसमें 30 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 30 पीपल। यहाँ है 1000 लोग, यहाँ है 30 पीपल। अब इसे पता है कि अगर सीधे गया तो सीधे ही विल कोलाइड इनटू दिस आइसबर्ग एंड द शिप विल जस्ट सिंक, खत्म। आइसबर्ग में लड़ा तो ये क्रैश कर जाएगा और शिप जो है वो डूब जाएगी। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि अगर ये मुड़ा के जाने की कोशिश करेगा, कि ऐसे अगर मुड़ा के ऐसे जाने की कोशिश करे, इस तरीके से ऐसे करके, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये साइड से मुड़ा के जाने की कोशिश करे कुछ ऐसा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस बोट से कोलाइड कर जाएगा, जो कि इस बोट का नाम मान लीजिए, इसका नाम शिप एस है, इस बोट का नाम बोट बी, ठीक है। तो अगर ये इसे साइड से जाने की कोशिश करे तो इस बोट बी से लड़ जाए, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, दिस इज अ हेवी शिप, अ लार्ज शिप, सो ये बोट से बिल्कुल क्रैश करेगा एंड द बोट विल जस्ट सिंक, क्लियरली किलिंग दीज 30 पीपल, जिससे इनकी 30 लोगों की जान तो चली ही जाएगी। ये 1000 लोग भले बच जाए क्योंकि ये साइड से चला जाएगा, लेकिन इन 30 लोगों की जान चली जाएगी। अब ए जो है वो कैप्टन, उसे पता है ये बात कि वो सीधे लेके गया तो ये पूरे 1000 लोग मर जाएंगे, अगर साइड से लेके गया तो मर्डर यहाँ भी हो रहा है, होमिसाइड हो रहा है, 30 लोगों की जान जाएगी। बोट से लड़ेगा, एक छोटा बोट और एक बड़ा सा शिप, तो बोट विल सिंक, बोट डूब जाएगा, जिससे इन 30 लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन उस वक्त पायलट ने क्या सोचा कि इन 1000 लोगों की जान बचाने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि अगर इसमें से लेके जाया जाए यहाँ से तो ये 30 लोग मरेंगे, मतलब क्लियरली 1000 लोगों की जान जो है वो 30 लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000 लोग बचेंगे यहाँ से। और अगर नहीं करेंगे ये, अगर इसमें क्रैश कर जाएगा आइसबर्ग में, तो 30 लोग तो बच जाएंगे पर 1000 लोग मारे जाएंगे। उस केस में व्हाट द कैप्टन डिड, ही चोज बिटवीन टू ऑप्शंस, एक ग्रेटर हार्म कि भाई या तो लड़ा के जाके इसमें भिड़ा दे आइसबर्ग में 30 लोग जान बचाने के लिए, कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कैसे कर सकते, ये तो ऑफेंसिव होमिसाइड हो जाएगा, नहीं कर सकते, किलिंग ऑफ पीपल नहीं कर सकते, 30 लोगों की जान की बात है, नहीं कर सकते ऐसा। तो या तो वो ये सोच के जा चला जाए आइसबर्ग में भिड़ा दे, तो यहाँ 1000 लोगों की जान चली जाएगी, या उसने चूज किया ऑप्शन बी, अनदर कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर यहाँ पे लेके जाते हुए साइड से तो इस बोट बी में क्रैश करेंगे, जिससे सिर्फ 30 लोगों की जान जाएगी। ऑल्दो लाइफ ऑफ 30 पीपल मैटर, लाइफ ऑफ 30 पीपल डू मैटर, बट यहाँ 1000 लोगों की जान बच जाएगी, विच इज अ बिगर नंबर, सो ही चोज ऑप्शन 2। यहाँ पे क्या हुआ, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच क्या हुआ, 30 पीपल डायड, ये शिप जो है धीरे धीरे इसमें क्रैश कर गई, बिकॉज ऑफ विच 30 पीपल डायड बट 1000 people were saved। 30 लोग की जान तो चलेगी लेकिन 1000 लोग बच गए, तो क्या उस केस में इस कैप्टन को हम ये कह सकते हैं कि भाई को लायबल है 30 लोग के मर्डर के लिए? नहीं। यहाँ पे कैप्टन डिफेंस क्या लेगा, कैप्टन ये कहेगा कि नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इतना बड़ा आइसबर्ग था कि इससे बचाने का कोई उपाय नहीं था, अगर मैं इसे साइड करके नहीं लेके जाता, इस बोट के ऊपर से नहीं लेके जाता, तो ये जाने नहीं बच सकती थी। These 1000 people have died. I couldn't have been able to save these 1000 people. Those 30 people वो लोग तो बच जाते, लेकिन these 1000 people would have died। तो सिर्फ दिस वाज द ओनली रास्ता इन गुड फेथ, मैंने किसी क्रिमिनल इंटेंशन से इन्हें मारने के लिए नहीं किया, पर गुड फेथ में सारा कुछ ध्यान देने के बाद, सब कुछ सोचने समझने के बाद सिर्फ एक यही रास्ता बचा था जिससे इनकी जान बचाई जा सकती, इसलिए मैंने ये किया। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आएगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी डिसाइड कैसे होता है, देखिए डिफेंस लेता तो हर केस में, सारे एक्सेप्शन हम जितने पढ़ेंगे, डिफेंस ले कौन रहा है, वो जो कि अक्यूज्ड है। और डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, ठीक है।
एंड सर्कमस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा? फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस के बेसिस पे तो हमने देखा, पर डिसाइड कौन करेगा? दिस इज इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट। कोर्ट देखिए कि नहीं इनकी बात सही है कि नहीं, कितना सही कह रहे हैं, वेरियस टेस्ट अप्लाई करने के बाद देखने कि नहीं इनकी बात तो सही है। अगर ये नहीं करते तो कोई कोई और तरीका ही नहीं था जिससे इनकी जानें बचाई जा सकती थी। तो व्हाट ही डिड was the right thing to do, और इसलिए doctrine of necessity will come into picture and hence A will not be held liable for any offense। ये हो गया doctrine of necessity। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 20 पे जो कि बात करता है डोली इनकपैक्स की। समझते हैं डोली इनकपैक्स क्या है? सेक्शन 20 और 21 बेसिकली जो है वो बात करता है चाइल्ड की लायबिलिटी है। ठीक है, अब चाइल्ड यहाँ कौन है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि भाई एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 उसे हम चाइल्ड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 20 और 21 जो है वो स्पेसिफिकली सर्टेन एज के बच्चों की बात करते हैं। इन्होंने एज स्पेसिफाई कर रखा है, उनकी क्या लायबिलिटी बनेगी वो, विच मीन्स ये दोनों सेक्शन जब हम देखेंगे उसके बाद हमें ये बात क्लियरली समझेगी कि अगर मतलब इस एज के हमने कहा चाइल्ड जो है एनीवन बिलो 18 बिलो, ठीक है, एनी पर्सन बिलो 18 इज अ चाइल्ड। अब देखते हैं सेक्शन 20 और 21 क्या कह रहा है। 20 क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। मतलब सेक्शन 20 में हमने बात करी बिलो 7 years की। ठीक है, बिलो 7 years की बात करिए, 7 साल से कम का बच्चा। सेक्शन 82 में पहले आईपीसी में दे रखा था, और 7 साल से कम के बच्चे जो है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो एब्सोल्युटली इम्यून होते हैं। देखिए एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, एब्सोल्युटली इम्यून मतलब एब्सोल्युटली इम्यून का मतलब ये होगा कि चाहे कुछ भी कर ले, वो कोई ऑफेंस कर ले, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। एब्सोल्युटली इम्यून मतलब बचाओ, एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली बचे हुए हैं वो, बिल्कुल ही उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब जैसे देखिए क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई 3 साल का बच्चा है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, वो खेल रहा है, एंड देयर इज दिस गेस्ट सिटिंग इन द हॉल। उसे अपने घर पे ऐसे जमीन थोड़े कहीं पे किचन में जाके उसने देखा, तो उसे दिखता है एक नाइफ रखा हुआ और एक फोक रखा हुआ। खेलते 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 आया, उसे मना किया है कि नहीं बेटा हटा दो, ये नहीं करना है, पर उसने किसी ने लेके उसे रख दिया। वो फिर आया खेलते खेलते उसे लेके, और अचानक से ही स्टैब्ड हिज द गेस्ट सिटिंग इन द रूम विद अ नाइफ, या मान लीजिए फोक से उसके नेक पे मार दिया, जिससे मारा, इतनी जोर से मारा कि जिससे द पर्सन डाइड। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ तो यहाँ पे होमिसाइड, एक पर्सन की जान चली गई, यहाँ पे किलिंग हो गया। ठीक है, लेकिन क्या इस बच्चे को पता था कि वो जो कर रहा है वो क्या है? वो 3 साल का बच्चा है, उसे पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो क्या है। उसकी कोई थिंकिंग एबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई है, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप ही नहीं हुई है। वो नहीं समझ सकता कि वो जो कर रहा है वो सही है गलत है, वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए सेक्शन 20 जो है वो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7, 7 साल से कम के बच्चे हैं। देखिए बिलो 7 लिखा है, मतलब यहाँ पे 7 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो बिलो 7 जो है उन बच्चों को एब्सोल्युटली इम्यून देता है, क्योंकि लॉ ये मान के चलता है कि भाई बच्चे बहुत छोटे हैं, ये 7 साल से कम का है, इसकी तो अभी इतनी थिंकिंग, इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई है कि ये अपना सही गलत समझ पाए कि इसने क्या किया, नेचर ऑफ एक्ट क्या है, क्यों किया, व्हाई डिड ही डू दैट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, बोथ ऑन द पर्सन जिस पे ऑफेंस किया गया, एंड खुद पे, उसके खुद पे भी कि क्या इसके इफेक्ट हो सकता है, उसे ये कोई समझदारी नहीं है, इसलिए वो एब्सोल्यूट इम्यून है। यहाँ पे एक मैक्सिम आता है जो है डोली इनकपैक्स। डोली इनकपैक्स मतलब वही कि वो इनकेपेबल है, वो इनकेपेबल है डिसीजन बनाने के लिए, वो मेंटल एलिमेंट के लिए बनाने के लिए इनकेपेबल है। भाई हमने देखा कि कोई ऑफेंस होने के लिए एक्टर्स डेस के साथ साथ हमें मेंस रिया भी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि डोली इनकपैक्स मतलब मेंटल एलिमेंट बनाने में, मेंस रिया बनाने में ही वो इनकेपेबल है। इनकेपेबल है तो भाई आप, जब उनका कोई इंटेंशन है ही नहीं, इस पूरे एक्सेप्शन में हम यही तो देख रहे हैं जहाँ इंटेंशन नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब बेलो 7 है, इतना छोटा बच्चा है कि वो इंटेंशन बना ही नहीं सकता, कुछ सही गलत सोच ही नहीं सकता है, वो जब उसकी समझदारी इतनी नहीं है तो वो किसी को कोई ऑफेंस करने का इंटेंशन कैसे बनाएगा। तो जब वो इनकेपेबल है तो उसकी इम्यूनिटी एब्सोल्युटली है, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा व्हिच इज डन बाय चाइल्ड
अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब 7 साल से कम का है तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है। लॉ प्रोवाइड्स अ टोटल एंड अनकंडीशनल एग्जेम्पशन, मतलब एब्सोल्युटली इम्यूनिटी, उसको किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी उस पर नहीं बनेगी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एनी चाइल्ड बिलो 7। यहाँ पे क्या हो गया, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टेंस व्हाटसोएवर, चाहे जो हो, लेकिन उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है। देखिए, रोली इनकैपेक्स का मतलब क्या है, इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म, इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। भाई उनका इंटेंशन ही नहीं बन सकता तो वो क्राइम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है, आप देखिए इसके एसेंशियल के सेक्शन के लिए क्या है, सबसे पहले कुछ 7 years का एज होनी चाहिए। ठीक है, 7 years से बेलो होना चाहिए, 7 साल से कम होगा तभी ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है। एज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट मोमेंट द एक्ट वाज कमिटेड, मतलब जिस मोमेंट कमिट हुआ, अभी कमिट हुआ तो अभी आपकी एज क्या थी। अगर 6 साल 11 महीने भी है, 6 and 11 months, 6 साल 11 महीने, तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब तो भी इसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो भी इस पे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बिलो 7 कह रहा है। 7 years से बिलो कितना भी हो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। इम्यूनिटी अप्लाइज टू ऑल ऑफेंसेस, किसी भी रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस दैट हैज बीन कमिटेड, चाहे कोई ऑफेंस हो, कितना भी हीनियस क्यों ना हो, लाइबिलिटी कुछ नहीं बनेगी उसकी। ठीक है। देखिए रीजन क्या है, लैक ऑफ मेंसरिया, मेंसरिया ही नहीं बना सकते, वो इंटेंशन ही नहीं बना सकते हैं जब, तो भाई क्या है, एब्सेंस ऑफ मैच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भाई वो जो कर रहा है वो क्या है, तो आप उसे किस चीज के लिए लाइबल करोगे। एग्जाम्पल देखिए, दूसरा, एन अडल्ट 25 years of age, ठीक है, अडल्ट जो है वो 25 साल का है, gives a loaded gun to a 5-year-old child and tells the child to pull the trigger। 5 साल के बच्चे को आपने गन दे के वो भी लोडेड गन बोला कि भाई ट्रिगर चलाओ, at a target which happens to be a person, the child fires and the person dies। अब 5 साल के बच्चे को एक लोडेड गन दे के उसको दिखा के उसको फुसला के आप कह रहे हो कि भाई ये सामने जो इंसान खड़ा है इसको आप शूट करो, उसको आपने मैनिपुलेट करके उससे करवा लिया, किसी को शॉट करा दिया। अब पर्सन तो मर गया वो जिसको उसने टारगेट किया, लेकिन क्या उसकी कोई लाइबिलिटी बनेगी बच्चे की, नहीं बनेगी। भाई वो इंसान को, बच्चा 5 साल का है, उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। The 5 year has committed no offense under section 22 as they are only incapax, harm करने के, इंटेंशन फॉर्म करने के लाइब के लिए, लाइबल के लिए वो केपेबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा था, अडल्ट विल बी हेल्ड फुल्ली लाइबल, एडल्ट जिसने उसको बताया कि भाई जाके शूट करो, वो हो जाएगा लाइबल मर्डर के लिए या अबेटमेंट के लिए। आपने उसे कहा ना कि करने के लिए, उसने खुद किया होता अगर तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, भाई इसने कर दिया, इसे पता ही नहीं क्या है, लेकिन किसी ने कहे कि करवाया तो लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी अबेटमेंट की। छोटे बच्चे को आपने बहका के उससे काम करवाया। देखिए एक केस, मार्श वर्सेस लोडर, इस केस में क्या है, द चाइल्ड कुड नॉट इवन बी अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज द लॉ अज्यूम्स दे आर इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। मतलब ना अरेस्ट किया जा सकता है ना ट्रायल किया जा सकता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही नहीं कि लाइबिलिटी नहीं आई मतलब सिर्फ कन्विक्ट नहीं होंगे, नहीं, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनका ट्रायल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई वो इनकेपेबल है क्राइम कमिट करने के। ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए 7 से 12 का के बीच के बच्चे, मैंने कहा कि चाइल्ड जो है, हमने पढ़ा बिलो 18, ठीक है, सेक्शन 20 में हमने देखा अप टू 7 की बात की गई है, बिलो 7 अप टू नहीं है। 21 में हम देख रहे हैं 7 to 12 की बात की है, बिटवीन 7 and 12। ठीक है। मतलब 7 से
12 के बीच के बच्चे, अब 7 से 12 के बीच जब हम कह रहे हैं तो देखिए 20 में हमने देखा कि हम बेलो 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 7 साल से कम, मतलब कितना भी हो सकता है, 6 साल 11 महीना कुछ भी, 7 साल से कम, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है। 21 में बिटवीन 7 to 12 लिखा है, देखिए 7 से 12 के बीच, मतलब बीच में क्या आएगा, 8 to 12 हो गया, तो 7 ईयर्स कहां गया, हमने उधर तो बिलो 7 कह दिया 7 से नीचे तक, और इसमें 7 से 12 के बीच मतलब 8 से 12 तक की बात हो गई, 7 कहां आएगा, 7 तो आया ही नहीं इसमें। तो बहुत सारे केसेस हमें ये पता है, हालांकि सेक्शन में क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है, इंक्लूड करने को हम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस की वो कैसा है, लेकिन हम उसे इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं 7 to 12 में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस से जो बात हमें समझ में आती है, जब उसकी जजमेंट से समझ में आती है, ये जो बिलो 7 वाला है, मतलब सेक्शन 20 है, चिल्ड्रन ऑफ एज 7 को भी उसी में इंक्लूड है, मतलब 7 का एक्चुअली अंडर 7 नहीं, अप टू 7 तक माना गया है, और ये बिटवीन 7 मतलब 8 से 12, ठीक है। अब 7 तक में हमने देखा भाई क्या है कि एब्सोल्युटली उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, आप चाहे कुछ कर लो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन 21 में ऐसा नहीं है, 21 ये नहीं कहता है, 21 जो है ये आपको पार्शियल इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी तो यहाँ भी है, मतलब आप गलती करोगे तो बचने के चांसेस हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे हो गया 50-50, यहाँ 50-50 हो सकता है, मतलब आप 50% ये है कि आप लायबल हो भी सकते हो, 50% ये है कि लायबल नहीं हो सकते हो, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, अगर ये जो 7 से 12 का बच्चा है वो इतना समझदार है कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है, अगर नहीं समझ सकता तब नहीं होगा, जैसे देखिए क्या क्या रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय चाइल्ड above 7 years of age and under 12, above 7 and under 12 मतलब 7 से ऊपर 12 से कम, मतलब 8 से लेके 12 तक के बच्चे, ठीक है, who has not attained sufficient maturity, not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of their conduct, मतलब अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है कि भाई वो समझ सके कि वो क्या कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो उनकी लाइबिलिटी बनेगी वहां पे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे घर के टेबल पे एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्रेशियस सी, बहुत एक्सपेंसिव वॉच रखी हुई है, ठीक है, कोई नेबर का बच्चा आता है खेलते खेलते एंड ही रियली लाइक दैट वॉच, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मुझे वॉच दे दो, मैंने कहा नहीं ऐसा है बच्चे की तो वॉच काफी एक्सपेंसिव है, आप लेके क्या करोगे, मैंने उसे मना कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट डे व्हेन ही केम उसने मुझे बताया नहीं और चुपके से वो मेरी वॉच उठा के लेके चला, चाइल्ड इज ऑफ एज 9 years, ठीक है, चुपके से मेरी वॉच उठा के लेके चला गया। अब उसने क्या किया कि वो वॉच ले जाके एंड शॉप में बेच दी, ठीक, शॉप में बेच के उससे पैसे ले लिया। अब यहाँ पे भाई सामने वाले ने कहा कि देखिए बच्चा है, उसे समझ नहीं आया, उठा के लेके चला गया, तो भाई कोर्ट क्या कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चा है, ठीक है, इज बिलो 12, 9 साल का है, लेकिन इसने पूछा, मैंने मेरे मना करने के बावजूद जब ये चुपके से उठा के लेके जाके दुकान में बेच देता है, मतलब क्लियरली उसे पता है कि वो समझ आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वरना वो चुपके से बिना बताए उठा के नहीं लेके जाता, ठीक है। तो वो जो कर रहा है उसके कंडक्ट से कैसे पता चलेगा, उसके कंडक्ट से पता लगता है कि भाई उसे समझ में आ रहा है कि वो नेचर फैक्ट जो है वो कर क्या रहा है। अब यही मान लीजिए ये बच्चा ऐसे बेच के इस एक्सपेंसिव वॉच को, वो एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव वॉच है, उसे सेल करके और चॉकलेट खरीद के लेके आ जाता है। यहाँ पे जो उसके डिफेंस में ये बात कही जाएगी कि भाई देखिए अगर ये इतना समझदार होता है, इतनी मैच्योरिटी इसकी हुई होती, तो ये इतनी महंगी वॉच को बेच के चॉकलेट क्यों लेके आता है, इसके पैसे नहीं रख लेता। तो अगेन लाइबिलिटी यहां भी बनेगी, क्यों, क्योंकि तो कोर्ट विल से कि माना कि इसने चॉकलेट खरीदा, लेकिन इसे ये बात तो पता थी ना कि ये जो कर रहा है वो गलत है, तभी इसने चुपके से वॉच उठाई, वो बिना बताए चला गया, और इसे ये भी समझ में आ रहा था कि इसको बेचने से उसे कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसे जो समझ में आया उसने खरीदा, उसे उसके एक्ट का नेचर समझ में आ रहा था, भले उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है उसने ना समझा, पर उसका नेचर समझ में आ रहा था कि वो जो कर रहा है वो कुछ गलत है, इसलिए उसने चुपके से बिना बताए छिप के सबसे किया। तो जब इफ अ चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द ईदर द नेचर और द कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी कुछ समझदारी हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो
कि वो उस काम को समझ सके कि भाई नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ये कॉन्सिक्वेंस समझ सके अगर, तब कहेंगे कि भाई वो बच्चा डेवलप है, उसका उसकी लाइबिलिटी बनेगी, इतना सफिशिएंटली डेवलप्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा जैसे मैंने कहा पहले कि सेक्शन 20 में बात की गई बिलो 7 की, चलिए अप टू 7 तक लेके जाते हैं। सेक्शन तो बिलो 7 कहता है, लेकिन केसेस से हमें पता है कि अप टू 7 की बात कर रहा है। 21 कह रहा है 7 to 12, 8 to 12। अब हमने पढ़ा था कि चाइल्ड की डेफिनेशन होती है बिलो 18 तक, तो 13 से 18 के बच्चे, ये भी तो चाइल्ड में आए। इसका मतलब ये कि ये डिफरेंस क्लियरली बता रहा है कि जो 13 से 18 के बच्चे हैं उन पे लाइबिलिटी बनेगी, उन पे लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस जो है उसमें उनकी लाइबिलिटी बनेगी। तो ये हो गया 7 to 12 का। यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं बल्कि पार्शियल इम्यूनिटी दी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी एंड फुल क्रिमिनल लाइबिलिटी। मतलब आपकी ऐसा भी नहीं, इसलिए पार्शियल इम्यूनिटी कहा, ये भी नहीं कि पूरी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी और ये भी नहीं कि बिल्कुल इम्यून हो। दिस इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। नाउ ये समझने वाली जरूरत है, रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या होता है। एक तो एक है एविडेंस में, तो इसको डिटेल में समझेंगे, पर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम ये समझे, जैसे मैंने अभी जिस एग्जांपल में कहा कि भाई उसके डिफेंस में तो उसके जो एडवोकेट है वो ये कहेंगे कि बच्चा है, इसे समझ ही नहीं आया, इसने ले लिया, ठीक है, बच्चा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये जो प्रिजम्पशन क्या है, ये प्रिजम्पशन ये कि भाई कोर्ट इस चीज को, आपके पास ये ऑप्शन है कि इसको आप रिबट कर सकते हो, मतलब इसको काउंटर कर सकते हो, रिबट इज एग्जैक्टली काउंटर कर सकते हो। दिस इज द रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कोर्ट मान के चलेगा कि भाई इनोसेंट है, ये चीज को मान के चलेगा, लेकिन इसको रिबट किया जा सकता है, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसको काउंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे 7 अप टू 7 वाले केस में कि भाई चाहे जो हो जाए वहां तो कर नहीं सकते, इररिबटेबल प्रिजम्पशन है वो, उसको रिबट नहीं किया जा सकता, वो काउंटर नहीं किया जा सकता। 20 हो गया क्या, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि वो इनोसेंट है, हमने ये मान लिया। यहाँ पे रिबटेबल है, रिबटेबल मतलब उसको काउंटर किया जा सकता है, कोर्ट ने माना कि वो इनोसेंट है, लेकिन आप प्रूफ कर सकते हो उसको कॉन्सिक्वेंसेस को दिखा के, भाई इसका सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स देखो ना, आप ये देखो कि बच्चे को समझ आ रहा था कि ये कर क्या रहा है, धीरे धीरे करके उसको प्रूफ किया जा सकता है, इसीलिए इसे हमने कहा कि रिबटेबल, उसको आप काउंटर कर सकते हो कि ये इनोसेंट नहीं था। टू फोल्ड टेस्ट क्या है, जैसे हमने अभी अभी बस वही चीज बात करी कि नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस समझना। सबसे पहले नेचर, ठीक है, एज तो एक चीज है ही है, तभी हमने कहा कि भाई कोर्ट मान के चलता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन वो रिबटेबल है, तो रिबट करने के लिए क्या चीजें आप प्रूव करोगे, रिबट करना इज काउंटर करना, काउंटर करने के लिए क्या क्या चीजें आप दिखाओगे, कैसे काउंटर करोगे। हमने मान लिया कि वो तो इनोसेंट है, तो उसको रिबट करने के लिए दो चीजें दिखाओगे, कि भाई उसको नेचर समझ आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, व्हाट इज इट डूइंग, और दूसरा कॉन्सिक्वेंस की उसका क्या एक हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये चीजें कैसे समझ में आता है, कोर्ट कैसे पता लगता है, वही देखिए साइंस ऑफ मेजॉरिटी। अब ऐसा है कि छोटे, ठीक है, उसने जो करना था वो कर लिया, अब छोटे बच्चे को बहकाया इजीली जा सकता है, उसे जो उसके पेरेंट्स ने, जो उसके एडवोकेट ने जो सिखा दिया कि नहीं बेटा कोर्ट में जाओगे तो तुमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम्हें आंसर इसी तरीके से करना है, उसे समझा दिया गया, तो अब वो बच्चा वही बातें कहेगा, तो उससे कैसे सच्चाई निकलवाते हैं, इसका तरीका होता है। उसके लिए पहले क्या होता है कि उसे बातों में पहले थोड़े नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करें, ताकि उसे कंफ्यूज करा दिया, उसे डिस्ट्रैक्ट करा दिया। अब उसे ये नहीं है कि उससे जो पूछा जाए उसे वही बोलना है, पहले उससे नाम, उसके बारे में थोड़ी बहुत ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करी, उसके बाद समझने के लिए क्या इसने सच में कुछ किया या नहीं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी को सिर्फ समझने के लिए। क्योंकि अगर कोर्ट ने ये देख लिया कि नहीं ये इतना मैच्योर है कि ये समझ सकता है कि इसने जो किया ये क्या किया, क्यों किया, तो मतलब उसकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो वो कैसे पता चलाता है, कुछ कुछ चीजें होती है समझने के लिए कि भाई क्या इसने जो वेपन है इसने पहले खरीदा, या पहले कहीं छिपा के रखा था, या इसके बाद में इसने किस तरीके से, क्या ऑफेंस करने के बाद कुछ बिहेवियर में चेंज है, या इसने कोई वेपन है जो छुपाया है, नहीं छुपाया है, फेंका है, क्या किया है, क्या कोई रीजन था इसे करने का। ये सारी चीजें धीरे धीरे से कॉन्वर्सेशन के थ्रू, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बहुत सटल वेज में घुमा फिरा के उससे पूछ जाते हैं, ताकि उसकी बस लेवल ऑफ मेच्योरिटी को समझने के लिए कि क्या उतनी इतनी
अंडरस्टैंडिंग डेवलप है कि वो समझ पाए कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द एक्ट दैट ही डिड, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या इसके हो सकते हैं या हो सकते थे, ये चीजें हैं। देखिए दो केसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। अभी दो एग्जांपल के, एक में बताया है कि कब इम्यून होगा, मतलब कब लाइबिलिटी नहीं आएगी, दूसरे में कब लाइबल होगा। देखिए क्या है, Elliot Owl picks up a gold ring from table, plays with it and drops it in the garden. ठीक है, उसे गार्डन में गिर गया उससे। He has no idea of its value or the concept of theft protected in the section 21. अब भाई वो खेल रहा था, उसे रिंग दिखी, उसे खूबसूरत लगी, वो खेल रहा था, खेलते खेलते उससे गिर गई। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। दूसरे में आ जाओ, 8 year old steals a gold ring, उसने उठा लिया, जाके चुरा लिया, immediately goes to a shop to sell it, चुराया और जाके उसे बेचने दुकान में चला गया। Tells the jeweler that he has found it, उसे उठाया, चुरा के लेके गया और उसे दुकान में बेचने के लिए, और ज्वेलर ने जब पूछा तो बोला कि मुझे तो मिला है, मैंने कहीं गिरा हुआ इसे देखा। अब उसने झूठ बोला वहां पे। दिस बिहेवियर शोज अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थेफ्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। उसने झूठ बोला, उसे पता था, इससे समझ में आता है कि भाई उसने एक तो पहले उसने चोरी की, चुपके से उठाया, वहीं से एक चीज समझ में आ रही है। दूसरा, उसने जाके ज्वेलर से झूठ बोला, जिस शॉप में वो गया, ज्वेलरी शॉप में, उसने जाके झूठ बोला। तो उससे समझ में आ रहा है कि उसे उससे कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि उसने जो किया है वो गलत किया है, और उससे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस उसके ऊपर हो सकता है। भले उसे ये ना समझ में आए कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी, किस तरीके से उसमें क्या होगा, वो सारी चीजें ना समझ आए, प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन हाँ कुछ गलत है, ये कॉन्सिक्वेंस उसे समझ में आ रहा है। तो भाई उसके जो पहले के एक्ट्स है प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और बाद के, चाहे वो उसके बिहेवियर से हो या वो उसके एक्ट्स हो या वो उसके मैनरिज्म हो, ये सारी चीजों से सब समझ उससे पता लगाया जाता है कि लेवल ऑफ मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इस केस में द चाइल्ड इज नॉट प्रोटेक्टेड, इसलिए वो लायबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उल्ला महापात्रा वर्सेस द किंग और दूसरा हीरालाल मलिक। तो उल्ला महापात्रा में हुआ कि भाई देखिए, 11 year old boy struck another person with a knife। 11 साल के बच्चे ने किसी को नाइफ से मार दिया। तो डिसीजन क्या हुआ, द कोर्ट लुक्ड एट द बॉयज एक्शन। ठीक है भाई, उसने क्या किया, कैसे किया, कि थ्रेटेंड द विक्टिम बिफोर दैट, पहले उसने धमकाया विक्टिम को मारने के पहले, एंड देन फ्लेड आफ्टरवर्ड। These actions prove that he had sufficient maturity of understanding। पहले धमकाया और धमका के भाग गया, बाद में आके अटैक करा। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि भाई उसका जो है उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप थी कि वो क्या कर रहा है ये समझने के लिए। अब देखिए हीरालाल मलिक ने मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और एज, ये जो तीन टर्म्स है, इनके कोरिलेशन, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। कोर्ट ने क्या कहा, दैट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इज नॉट द सेम एज एज। एज और मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक नहीं है ये, इनका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एज है तो मैच्योरिटी है, एज नहीं होगी तो मैच्योरिटी नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अ चाइल्ड माइट बी 11 लॉजिकली, हो सकता है कि वो 11 साल का हो, बट दे हैव मेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 6 year old। लेकिन अभी 11 साल बच्चे जितनी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, और वाइस वर्सा। या हो सकता है कोई 6 साल का बच्चा और वो ज्यादा समझदार होते हैं, बच्चे अलग अलग होते हैं, कई बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, कई बच्चे कम समझदार होते हैं। कई बार बोलते हैं नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली बस लोग बोलते हैं कि अपनी एज से ज्यादा समझदार है ये बच्चा, काफी मच्योर है ये बच्चा। बेटा तुम 11 साल के हो गए, लेकिन अभी थोड़ा थोड़े बड़े हो गए और थोड़ा समझो, ये चीजें होती है, बहुत कॉमनली लोग ऐसी बातें बोलते हैं। तो इट्स जस्ट दैट, इस केस में वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हीरालाल मलिक के केस में, कि भाई जरूरी नहीं है कि एज और मैच्योरिटी एक साथ चले। कोई हो सकता है 11 साल का हो लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हुई, एंड वाइस वर्सा, कोई छोटा है अभी 5 साल 6 साल का ही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है। एंड इसलिए एज और मैच्योरिटी को एक साथ नहीं लेके चलना है, सिर्फ मैच्योरिटी से देखेंगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नेक्स्ट आते हैं 22 पे। ठीक है, अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस मतलब इंसैनिटी, इंसैनिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी तक हमने माइनॉरिटी एज ए डिफेंस पढ़ा 2021 में, 20 और 21 माइनॉरिटी एज डिफेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं 22 पे। 22 में क्या है, इंसैनिटी।
तो 22 क्या कह रहा है, देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि एक पर्सन से किया गया है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उस एक्ट को कर रहा है तब, उस वक्त, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अपने दिमाग के अनसाउंडनेस की वजह से, जब वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है उस वजह से, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग, इस ये समझने के लिए इनकेपेबल है, वो ये नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं समझ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट, वो जो एक्ट कर रहा है वो क्या है, दैट ही इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो वो कर, या क्या नेचर है, या वो जो कर रहा है वो गलत है और लॉ के अगेंस्ट। हमने माइनॉरिटी में क्या देखा भाई, माइनॉरिटी में हमने ये बात कही कि कोई 7 साल से कम का है तो कंप्लीटली इम्यून है, क्योंकि वो समझदार नहीं है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। 7 से 12 का है तो हमने यहाँ पे मैच्योरिटी का टेस्ट लगा दिया। अब इंसैनिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ भी मोरलेस वही चीज है जो हमने 7 to 12 वाले में देखा, कि भाई अगर वो बच्चा, वो इंसान जो एक्ट करते वक्त, हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो एक्ट कर रहा है उस वक्त उसकी कितनी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग थी, ये चीज हमने देखी कि 7 to 12 के केस में भी हम देख रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि नेचर क्या था या नहीं। सिमिलरली 22 के केस में भी बिल्कुल वही तरीके, वही कॉन्सेप्ट है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट कर रहा है वो इंसान, तो क्या वो ये बात समझ पा रहा है कि वो जो कर रहा है वो क्या है, नेचर ऑफ द एक्ट, वो कर क्या रहा है। और ये बात, इसके साथ साथ एक और बात कि वो जो कर रहा है वो गलत है और लॉ के अगेंस्ट है, दो चीजें दी हुई है कि नेचर ऑफ द लॉ पहले क्या कर रहा है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, लॉ के अगेंस्ट है, वो इलीगल काम कुछ कर रहा है। अगर कोई इंसान ये नहीं समझ पाता, इफ एनी पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग कि भाई व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट, दैट ही इज डूइंग समथिंग व्हिच ही शुडंट डू, इट इज रॉन्ग एंड इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, उस केस में उस पर्सन की, व्हेन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, अगर ये नहीं समझ पाता है तो उस केस में उस पर्सन की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, द पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, इंसैनिटी की वजह से उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है। तो इसके लिए की पॉइंट्स क्या है, सबसे उस इंसान को पहले नेचर ऑफ एक्ट समझ में आना चाहिए, और दूसरी चीज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। अब हम जब यहाँ कॉन्ट्ररी टू लॉ की बात करते हैं, देखिए इनसैनिटी मैंने कहा, ठीक है, इनसैनिटी क्या हो सकती है, मेडिकल इनसैनिटी, भाई डॉक्टर ने आपको बता दिया कि नहीं आप पागल हो, तो क्या मेडिकल इनसैनिटी, नॉर्मली जो हम पागल कहते हैं वो, नॉर्मली जो हम पागल कह रहे हैं वो, कि भाई आप जो हो, डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट देने की नहीं, ये तो अनसाउंड इंसान है, ये पागल है, ये नहीं समझ सकता है, ठीक है, इस ये मेंटली इतना स्टेबल नहीं है। अब दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये हो गया आपकी मेंटल इंसैनिटी, दूसरी एक कॉन्सेप्ट आता है लीगल इंसैनिटी। जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 22 की, तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है कॉन्ट्ररी टू लॉ, ये, तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 हम यहाँ पे मेडिकल इंसैनिटी की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं लीगल इंसैनिटी की। इस सेक्शन में फोकस किया गया है लीगल इंसैनिटी पे। आप पागल हो, ठीक है, अनसाउंड हो माइंड से, लेकिन लीगली इंसेन हो। लीगली इंसेन मतलब वही कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो कर रहे हो वो गलत है। भाई हो सकता है कोई इंसान मेंटली स्टेबल नहीं हो, लेकिन इतना तो पता लगेगा ना उसे, ये बात समझ में, जरूरी नहीं कि उसे बिल्कुल समझना है, हो सकता है उसकी बात समझ में आ रहा है कि वाइल किलिंग समबडी, इफ ही even without intention, ठीक है, even without intention, if he attacked on someone resulting the death of that person, अगर ऐसा होता है तो उस केस में पता है उसे कि वो जो कर रहा है वो किसी की डेथ कॉज करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान ये भी नहीं समझ पाता है कि उसके नेचर क्या है, और वो जो कर रहा है वो लॉ के लिए गलत है, लॉ की नजर में गलत है, कॉन्ट्ररी है, उससे उससे ऑपोजिट काम कर रहा है। लॉ कहता है कि किसी को मार नहीं सकते, मर्डर करना गलत है, मर्डर करने में आपको ऑफेंस, मर्डर एक ऑफेंस है जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये वो नहीं समझ पा रहा है फिर भी वो करता है, वो लीगली इंसेन है। और इस केस में, इस सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल इंसैनिटी एंड नॉट मेडिकल इंसैनिटी, ठीक है। देखिए, a person with a disturbed mind has no free will, भाई जब उसका दिमाग नहीं सही से काम कर रहा है तो उसकी विल कैसे फ्री हो सकती है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये केस से आया, द मैकनॉटन रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, ठीक है, एक केस से ले डाउन किया गया मैकनॉटन केस।
बहुत फेमस केस है, उसे ये टेस्ट लेड आउट किया था, मैकनॉटन रूल्स या द मैकनॉटन टेस्ट, ठीक है, जिसे हम ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 22 इज बेस्ड ऑन द फेमस इंग्लिश मैकनॉटन रूल्स। अभी मैकनॉटन रूल्स जो है ये मैकनॉटन केस से आए थे, ठीक है। इस केस में मैकनॉटन टेस्ट लेड आउट किया गया, जो बेसिकली एक ट्रिपल टेस्ट है कि भाई हम वो इंसैनिटी है ये कैसे डिटरमाइन करें। ये डिटरमाइन करने के लिए ये तीन चीजों पे देखा जाता है, ये कंडीशंस हैं जो कि फुलफिलमेंट इनकी जरूरी है अनसाउंडनेस या इंसैनिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। क्या क्या है ये टेस्ट, क्या कहता है, मैकनॉटन टेस्ट या ट्रिपल टेस्ट। मैकनॉटन टेस्ट या ट्रिपल टेस्ट जो है दोनों सेम है, ठीक है। पहली चीज, डिड द पर्सन सफर फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, भाई अनसाउंडनेस एक्चुअली है कि नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है। तो अब ये जो बात हुई यहाँ बात हो गई, हमने कर दिया मेडिकल इंसाइटी की बात, ठीक है। एक्चुअली पागल है या नहीं है, डिड दिस एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्ट, क्या ये तब भी था जब एक्ट कर रहा था वो, जिस पर्सन ने जब ऑफेंस कमिट किया, क्या उसे तब पता था। अब जैसे इंसान कोई जा रहा है, ठीक है, देर आर टू पर्सन, ये एक रोड है, एक काफी बिजी रोड है, यहाँ पे पर्सन ए है जो चल रहा है और इसके पीछे एक पर्सन, इसके पीछे यहाँ पे एक पर्सन ई है, ठीक है। अब ये चलते चलते आया, दिस पर्सन इज वेटिंग, ए इज वेटिंग, क्योंकि बहुत बिजी रोड है, बहुत ज्यादा बिजी रोड है, ठीक है। अब ये ई ए जो है ये वेट कर रहा है कि ठीक है जब सिग्नल होगा, यहाँ पे सिग्नल है, जैसे ही सिग्नल होगा, जैसे ही कार रुकेंगी तो आई क्रॉस, ठीक है, वो ये कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन ई है जो क्या कर रहा है, जो थोड़ा सा मेसिली ड्रेस्ड अप है, चलते चलते आता है और अचानक से इस बिजी रोड पे ही जस्ट पुश दे, इसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, चलते 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 आया, ऐसे बिल्कुल अपने में चलते आया एंड जस्ट पुश दे, बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ कि एक के एक्सीडेंट, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा बिजी थी, एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ऑल्दो इट डिड नॉट डाई, लेकिन इंजर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंजर्ड होने की वजह से ई पे क्या कोई लाइबिलिटी बनेगी, नहीं। वो बस चलते हुए आ रहा था, उसने अटैक कर दिया उस पे, जिसकी वजह से वो रोड पे गिर गया, अब क्या लाइबिलिटी कोई ई की बनेगी। तो यहाँ पे अब एक ई की लाइबिलिटी कैसे पता करेंगे, पता करने का कोई तो तरीका होगा, तो यहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। वही देखेंगे क्या वो पर्सन अनसाउंड माइंड का था, तो समबडी विल से कि हाँ वो है पागल, वो हमेशा एरिया में ऐसे घूमते रहता है, वो ऊटपटांग हरकतें करता है, कभी खा के किसी के ऊपर कुछ फेंक देगा गंदगी, कभी ही जस्ट throws banana peels away, someday he just throws maybe stones and pebbles on somebody, और किसी दिन किसी को मार देगा, वो करता है ऐसी चीजें, ठीक है। या किसी के शॉप से बैठ के अचानक कुछ भी बोलने लगेगा, लड़ाई करने लगेगा, किसी क्या कोई खाने वाली दुकान में जाके कुछ सामान उठा के खाने लगेगा, वो ये सारी चीजें करता है, तो हाँ वो पागल है, वो ऐसा करता है ऐसी चीजें, ठीक है। ये अब क्या, डिड दिस एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्ट, भाई क्या वो था इंसान तब भी, ऑफ कोर्स यस, हाँ वो तब भी था, उसे नहीं पता था, वो चलते चलते आ रहा है, क्योंकि उसकी आदत है वो ऐसे करता है, वो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। सो अपने लॉ में उसने बस पुश कर दिया, ठीक है, उसने बस ए को अपने हिसाब से पुश किया, विच रिजल्टेड इनटू ए बीइंग थ्रोन अवे ऑन द रोड, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। Did it result in an inability to distinguish right from the wrong, ठीक है। क्या उस पागलपन की वजह से वो सही गलत में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है या कर पाता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें अक्सर करता है, उसे पता है कि वो, उसे नहीं समझ आता है कि वो क्या कर रहा है। ये तीन टेस्ट अप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट इसका आता है यस में, ठीक है, डिड द पर्सन सफर फ्रॉम साउंडनेस माइंड, यस, डिड दिस एग्जिस्ट at the time of the act, yes, did it result in an inability to distinguish right from wrong, yes, अगर आंसर yes में आता है तो पर्सन अब्सॉल्व हो जाएगा लाइबिलिटी से, मतलब ई जो हो जाएगा वो नॉट लायबल। क्यों, क्योंकि भाई अपने पागलपन की वजह से वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कर क्या रहा है, उसे पता ही नहीं है, वो ऐसी चीजें कई बार कर देता है, वो कभी किसी से लड़ने लग जाता है, कभी किसी के ऊपर गंदगी फेंक देता है, वो कुछ करता है ऐसी चीजें, कभी किसी के घर के गेट पे जाके जोर जोर से ऐसे गेट पे आवाज करता है, वो ऐसी चीजें करता है, उसे पता ही नहीं है। तो इफ द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज यस, मतलब द पर्सन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम लाइबिलिटी, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ये होता है मैकनॉटन टेस्ट या ट्रिपल टेस्ट, जो कि मैकनॉटन केस से ले डाउन किया गया था। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि द सेक्शन टॉक्स अबाउट लीगल इंसैनिटी बट नॉट मेडिकल इंसैनिटी, ठीक है।
तो हम ये कैसे कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, सेक्शन स्पेसिफाई करता है अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। जैसे देखिए हमने सेक्शन में ही देखा, we see section 22C, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, unsoundness की वजह से is incapable of knowing the nature of the act, क्या है नहीं समझ पा रहा है, और that he is doing what is either wrong or contrary to law, या जो कर रहा है वो लॉ की नजर में गलत है, क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि वो जो कर रहा है वो लॉ की नजर में गलत है। ई को नहीं समझ में आया कि भाई वो धक्का देगा उससे तो उससे उसकी डेथ हो सकती है या उससे चोट लग सकती है, वो हर्ट हो सकता है, उससे उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, वो गलत कर रहा है, उसे नहीं पता था। तो यहाँ ये जो क्योंकि कह रहा है कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, इस वजह से हम यहाँ लीगल इंसैनिटी की बात करते हैं, मेडिकल इंसैनिटी की नहीं। अब अगर हम इसे देखें लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में डिफरेंस देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड लीगल इल्नेस। ठीक है, मेडिकल इंसैनिटी क्या है भाई, फोकस करता है ट्रीटमेंट हेल्थ पे। लीगल इंसैनिटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ लायबिलिटी की बात की जाती है। मेडिकल इंसैनिटी से हमें क्या मतलब है, फॉर द पर्पस ऑफ लॉ तो हमें ज्यादा नहीं है, ठीक है भाई, अगर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं नहीं आप मेडिकली मेंटली इल है, मेंटली अनस्टेबल है, अनसाउंड है, ये सारी चीजें हैं, तो भाई इसका इसका फोकस क्या है, इसका फोकस ये है कि आप ट्रीटमेंट कराओ, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन जब हम लीगल इंसैनिटी की बात करते हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसका इलाज कराया जाए, बट इसलिए क्योंकि अगर वो मेंटली वो अगर लीगली इंसेन है तो उसकी लाइबिलिटी डिसाइड कैसे होगी, वो डिसाइड वो फैक्टर जो है, लीगल इंसैनिटी एक फैक्टर हो जाता है डिसाइड करने के लिए कि लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबल होगा या इम्यून हो जाएगा उससे, ये डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अब मेडिकल इंसैनिटी में किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ रीजनिंग, भाई आप वो नहीं समझ पा रहे हो कि जो कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, डायग्नोसिस एक साइकाइट्रिस्ट करेगा आपको, और इस केस में क्या करेगा, लीगल इंसैनिटी में कोर्ट या जज बताएंगे बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, द कंडक्ट, उसके प्री मेडिटेशन में क्या चीजें, किस तरीके का बिहेवियर मैनरिज्म एक्ट्स रहे हैं, एंड बाद में भी किस तरीके के उसके बिहेवियर एंड मैनरिज्म्स रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहा था उसके बाद कि उसके पोस्ट द एक्ट किस तरीके के उसके एक्ट्स थे, उन सारी चीजों से डिटरमाइन किया जाएगा, कोर्ट बताएगा कि नहीं भाई ये लीगल इंसेन है या नहीं है, ये चीजें। नाउ दिस केस ऑफ दया, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये बर्डन ऑफ प्रूफ पे, इंसैनिटी के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, इफ द अक्यूज्ड क्रिएट्स अ रीजनेबल डाउट, ठीक है, जो अक्यूज्ड है मतलब जिस पे एलिगेशन लगा है, जैसे इसके हमने एग्जांपल में देखा ई, ठीक है, जिस पे एलिगेशन लगा है, रीजनेबल डाउट अबाउट देयर सैनिटी, अगर एक रीजनेबल डाउट हो जाता है जिस जो अक्यूज्ड है उसकी सैनिटी मतलब उसके साउंडनेस पे, कि भाई सच में सेन है या नहीं है, सेन है या इनसेन है, द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव द मेंस रिया। इसका मतलब ये, अगर सच में ये बात रीजनेबली लगने लगती है कि भाई नहीं जो अक्यूज्ड है वो तो इनसेन है, अगर ये बात एक रीजनेबली इस चीज पे डाउट होने लगता है जो अक्यूज्ड है उसकी सैनिटी पे, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन कौन, जिसने केस किया, जिसने एलिगेशंस लगाए, अक्यूजेशंस लगाए, वो मेंस रिया प्रूफ करने में फेल हो गए, अनेबल, क्योंकि भाई जब मेंस रिया अगर होता, मेंस रिया अगर आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, मेंस रिया प्रूव्ड, मतलब क्या, उसकी इंसैनिटी जो है वो नलिफाई हो गई, उसकी इंसैनिटी नहीं प्रूव हो पाई, मतलब उस पे उसको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इंस्टेड लाइबिलिटी आएगी, इम्यूनिटी नो, लाइबिलिटी है, उसको किसी तरीके की कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो प्रूफ हो जाता है, कोर्ट को रीजनेबली ये चीज लगने लगती है कि नहीं नहीं इनसेन ही है, सही बात है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, किस चीज में, प्रोसिक्यूशन फेल हो गया ये प्रूफ करने में कि मेंसरिया था, एंड द अक्यूज्ड मस्ट बी एक्विटेड। और उस केस में क्योंकि भाई अब जब प्रूफ ही नहीं हो पाया कि ये सेन है, मेंसरिया था यहाँ पे, तो भाई आप अक्यूज छूट जाएगा, जो भी एक्विटल हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा वो।
अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए सेक्शन में कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी को क्यों रखा गया, मेडिकल इंसैनिटी को क्यों नहीं? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जैसे कई बार हमने इस केस में देखा कि भाई अगर प्रोसिक्यूशन फेल कर गया तो मतलब ऐसा है कि हम मान, प्रोसिक्यूशन मेंसरी या फेल प्रूफ करने में फेल कर गया, तो कोर्ट ही मान लिया कि नहीं इनसेन है और फिर एक्विट करना ही पड़ेगा अक्यूज को। तो होता क्या है, समटाइम्स कोई ऑफेंस कमिट करने के बाद कई बार इट इज वेरी इजी कि आपने डिफेंस ले लिया कि नहीं नहीं नहीं, आप मेंटली अनस्टेबल है, एंड उस वजह से मान लो अनस्टेबिलिटी पे आपको आपको वो अटैक्स आते हैं, वो दौरे पड़ते हैं, उस दौरे में ही उसके दौरान ही आपने कर दिया, इसलिए आपको उस वक्त पता ही नहीं था उस, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे इंसैनिटी की, तो हमने देखा एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस मैच्योरिटी देखी जा रही है, सैनिटी देखी जा रही है। तो जब अगर ये बात जो ऑफेंडर है ये डिफेंस लेता है कि भाई एट द टाइम जब ऑफेंस कर रहा था मैं, मुझे दौरा आया हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझको तो समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा कर दिया, ये उसने क्लेम लिया, ये उसने डिफेंस लिया। तो भाई ऐसे केस में अब अभी के टाइम में एवरीबडी नोस कि इट इज वेरी इजी एक फेक सर्टिफिकेट बनवाना। ठीक है, आपने एक मेडिकल डायग्नोस्टिक का एक सर्टिफिकेट बनवा के दे दिया कि भाई देखिए ये है रिपोर्ट, और आपने इंसैनिटी अपनी दिखा दी। तो अगर हम मेडिकल इंसैनिटी को लेके चलते हैं तो भाई मेडिकल इंसैनिटी के हिसाब से आपको सबको फिर लाइबिलिटी से अब्सॉर्ब करना पड़ जाएगा। लेकिन इसी को अवॉइड करने के लिए कि इनजस्टिस ना हो, यहाँ पे लीगल इंसैनिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया कि ये चीज जजेस डिसाइड करेंगे क्या सच में इसकी रीजनिंग जो है, कैपेसिटी, रैशनल कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग जो है एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ऐसी थी कि ये नहीं समझ पाता। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए वही चीज लिखी हुई है कि कैसे इसको प्रूव करेंगे, 3 स्टेजेस में, एंटीसीडेंट बिफोर पहले कैसा बिहेवियर था, अटेंडेंट ड्यूरिंग उस दौरान कैसा था, और सब्सिक्वेंट 3 स्टेजेस में कि भाई करने के बाद ऑफेंस के बाद किस तरीके का बिहेवियर था। इन 3 चीजों से, जैसे हमने माइनॉरिटी के केस में देखा कि भाई बाद में कैसा बिहेवियर था, वही सेम चीजें इंसैनिटी के केस में भी कि पहले कैसा बिहेवियर था, बाद में कैसा बिहेवियर था, उस दौरान क्या था, इन सारी चीजों से डिसाइड किया जाएगा कि इंसैनिटी थी या नहीं थी। अब अगला आता है सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 एंड 24 जो हम बात करते हैं, इन दो सेक्शन में हम इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे, 23 एंड 24, इसमें हम बात करेंगे इंटॉक्सिकेशन की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब हुआ, इंटॉक्सिकेशन का क्या सिर्फ मतलब ये है कि इंसान ने अल्कोहल पी रखी थी? नहीं, यहाँ कहीं भी जब आप 23 24 पढ़ोगे तो आप स्पेसिफिकली ये देखोगे कि कहीं अल्कोहल नहीं लिखा है, इंटॉक्सिकेशन लिख रखा है। इंटॉक्सिकेशन मतलब इट इज नॉट लिमिटेड टू अल्कोहल ओनली, इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी वीड, इट कुड बी एनीथिंग, चरस। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी नार्कोटिक सब्सटेंस आपने ले रखा था जिससे कि भाई आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है उस वक्त काम नहीं करी थी। इट हैपेंस, सबको पता है, सब जानते हैं कि भाई ड्रग्स लेने के बाद ऐसा होता है, जब आप कोई भी और चरस लेते हो, कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस लेते हो, तो उससे दिमाग जो है वो नहीं काम करता है। कई लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी कैपेसिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, पर धीरे धीरे करके एक पॉइंट के बाद वो भी उस हालत में नहीं रहते कि सोच समझ पाए। तो क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाते हैं तो उसके बहुत तरीके के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। कई बार लोग सो जाएंगे, कई बार लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, उस अग्रेशन में बहुत चीजें कर देते हैं, गाली गलौज करेंगे, मार पिटाई करेंगे, बहुत चीजें उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बहुत कुछ आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इंटॉक्सिकेशन के, वो इससे है। नाउ अबाउट सेक्शन 23 एंड 24। 23 में हम बात करते हैं इनवॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन की। इनवॉल्यूंटरी मतलब वॉलंटरी, पता है अपने मन से अपनी मर्जी से, इनवॉल्यूंटरी मर्जी के अगेंस्ट, बिना मर्जी के, जो मर्जी के साथ नहीं है वो बिना मर्जी के है। तो जब इंटॉक्सिकेट कराएगा किसी किसी इंसान को बिना उसकी मर्जी के, इनवॉल्यूंटरीली, जब वो नहीं चाहता था, उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन इंटॉक्सिकेट कराया गया, ठीक है, तो ये सब तब उस केस में दिस सेक्शन विल कम इनटू प्ले। भाई अब यहाँ पे क्या है देखिए, nothing is an offense which is nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से
incapable of knowing the nature of the act, very similar to what we just studied at a minority and insanity. इंटॉक्सिकेशन की वजह से उसे समझ नहीं आया कि नेचर ऑफ दैट क्या है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। ठीक है, सेम चीज हमने इंसैनिटी में भी पढ़ी कि भाई या तो वो नेचर नहीं समझ पा रहा है, या वो उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है। किस वजह से? बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, देखिए इफ वी सी द सेक्शन, सेक्शन क्या कहता है देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, सेक्शन 23, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन। कोई कोई ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जब कोई इंसान उसे करे एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जब वो कर रहा था, उस एक्ट को कर रहा था उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड होने की वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, इनकेपेबल ऑफ नोइंग इधर द नेचर ऑफ दैट, भाई उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, या ये नहीं समझ में आया कि भाई जो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे कंडीशन लग जाता है, प्रोवाइडेड जहां भी इस तरीके के टर्म्स यूज हो, प्रोवाइडेड, नेवरदलेस, नेवर, नेवरदलेस, हाउएवर, ये इस तरीके के जो टर्म्स हैं ये यूज होते हैं कंडीशन के लिए, जैसे बट होता है उसी तरीके से कंडीशन इंपोज करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट थिंग व्हिच इंटॉक्सिकेटेड हिम, वो चीज, वो सब्सटेंस जिससे नशा हुआ, जिससे इंटॉक्सिकेशन हुआ, was administered to him without his knowledge or against his will. This is the important thing that you need to remember, कि भाई जिस चीज से नशा हुआ, the thing that caused intoxication, जिस चीज से नशा हुआ, that was administered, वो दिया गया था without knowledge or against his will। ठीक है, विदाउट देयर नॉलेज और अगेंस्ट देयर विल, ये एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर अगर इंटॉक्सिकेशन, अगर नशा जो है वो तब किया जाए जब आपकी मर्जी नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि आई वेंट टू अ पार्टी, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये पार्टी मिलने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी चलता है। आई सेड नहीं नहीं भाई नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं होता, आई लूज माई कंट्रोल, इसलिए नहीं, आई नॉट टेक दिस, आप लोग कंटिन्यू करो, आई जस्ट हैव माई कोक। ठीक है, नाउ हो सकता है इंटेंशन नहीं हो, लेकिन बिना इंटेंशन के मजाक मस्ती करने के इंटेंशन से व्हाट वन ऑफ माय फ्रेंड डिड, मेरे कोक में अल्कोहल मिक्स कर दी। ठीक है, 30-70 कर दिया, 30 कोक एंड 70, या चलिए 50-50 कर दिया, 50-50 कोक एंड 50% अल्कोहल मिक्स कर दिया। अब क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा था कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं होता, मैं तो कंट्रोल नहीं होता, आई लूज माई कंट्रोल, तो इसलिए मैं नहीं लूंगी। अब यहाँ क्या हुआ कि क्योंकि मेरी मर्जी के अगेंस्ट था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, विदाउट नॉलेज, मुझे पता नहीं था, मुझसे छुपा के किया गया, एंड अगेंस्ट माई विल, मैंने मना किया था, मेरी मर्जी के बिना मुझे नशा कराया गया, इंटॉक्सिकेट किया गया। उस केस में अगर मुझसे कोई ऑफेंस हो जाता है, अगर मैं मान लीजिए अग्रेसिव होके मैंने एक ग्लास की बॉटल निकाली एंड आई hit that bottle on somebody's head because of which the person was grievously damaged, hurt, बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गया, वो बहुत सीवियरली हर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझ पे वैसे तो वो डैमेज का, ग्रीवियस हर्ट का भी लगेगा, उस पे ऑफेंस आ जाएगा, लेकिन इन जनरल केस मुझ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट का लग जाता है, यूजिंग दैट ग्लास बॉटल आई हिट दैट very strongly on somebody's head because of which somebody was just wounded, खून खून हो गया, बिल्कुल बुरी तरीके से घायल हो गया, सीवियरली हर्ट। अब यहाँ नॉर्मल केस होता तो मुझ पे ग्रीवियस हर्ट का लगता, लेकिन यहाँ हुआ क्या, मैंने कहा था कि नहीं मुझसे नहीं कंट्रोल होता, आई लूज माई टेम्पर, मैं आई नॉट टेक, आई जस्ट हैव माई कोक। अब मेरे दोस्तों ने मजाक करने के इंटेंशन से भी मेरे कोक में अल्कोहल मिक्स किया, बिकॉज ऑफ विच दिस हैपेंड, आई लॉस्ट माई कंट्रोल एंड दिस ऑफेंस जस्ट टुक प्लेस। ठीक है, मेरा मुझ पे से कंट्रोल चला गया और ये मुझसे ऑफेंस हो गया, मैंने किया नहीं, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि मुझे इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है, मुझे जानकारी, मेरी मर्जी भी नहीं थी उसमें कि ऐसा किया जा रहा है, मुझसे ऑफेंस हो गया, तो क्योंकि वहां अब वो ऑफेंस जो है वो, उसके लिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस मतलब अब यहाँ पे
नॉट लायबल। नॉट लायबल का मतलब क्या है कि भाई मुझको इम्यूनिटी मिल गई। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? इसके पीछे का रीजन जो है वो सिर्फ ये है कि भाई कोई चीज जब मुझसे हुआ, जरूर ठीक है मैंने वो आंख कर दिया जो कि ऑफेंस था, लेकिन क्या मेरे करने का इंटेंशन था? नहीं। एंड दिस इन अंडर दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन। हमें इंटेंशन देखना है। मैं इसलिए तो था ही नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरा इंटेंशन नहीं था, यहां तक कि मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। जब मेरी जानकारी और मेरी मर्जी के अगेंस्ट किया गया तो मैंने, मेरा इंटेंशन ही नहीं था वैसा कुछ करने का, और जब मेरा इंटेंशन नहीं है तो यू कैन नॉट होल्ड मी लाइबल फॉर समथिंग आई डिड नॉट इंटेंड टू डू। उस केस में वहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, प्रोवाइडेड वही कंडीशन यही चीज लगाई गई है कि विदाउट द नॉलेज एंड अगेंस्ट देयर विल। ना जानकारी थी और ना मर्जी थी, दोनों। नाउ देखिए, अब एसेंशियल्स क्या है सेक्शन के, सेक्शन 23 पे स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि द पर्सन वाज इंटॉक्सिकेटेड एट द टाइम ऑफ द एक्ट। जब मैंने वो ग्लास बॉटल से किसी को हिट किया, किसी के सर पे वो फोड़ दिया, उस वक्त मैं नशे में थी। एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस आई वाज इंटॉक्सिकेटेड। तो कमीशन के टाइम पे देख रहे हैं, ऑफेंस जब कमिट हुआ उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए। इनकैपेसिटी, कैसी इनकैपेसिटी? इनकैपेसिटी कि भाई मेरी कोई इंटेंशन नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ करने का इंटेंशन था ही नहीं। The intoxication was so severe that they did not understand the nature or wrongfulness of the act. भाई इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर दिया गया था मुझको कि मुझे समझ नहीं आया, मेरे नशे में मुझे ये तक नहीं समझ आ रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। आई डिड नॉट इवन रियलाइज, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरे इस एक्ट से किसी को कितनी इंजरी हो सकती है। मुझे, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। तो अगर किसी के इनवॉल्यूंटरीली इंटॉक्सिकेट होने के बाद अगर वो ये बात समझ ही ना पाए कि भाई वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, वो सही है वो गलत है, वो ये चीजें जब ना समझ पाए, तब जाके ये सेक्शन एप्लीकेशन आएगा, तब जाके इसका डिफरेंस मिलेगा। अब इनवॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन का मतलब बिना नॉलेज के और बिना मर्जी के, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है जो कि हम आगे पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं केस इसके, बाबूलाल वर्सेस स्टेट और डीपीपी वर्सेस बियर्ड। ये जो है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपी वर्सेस बर्ड। इस केस में था द एस्टैब्लिश दैट इफ द इंटॉक्सिकेशन इज सो ग्रेट एज टू रेंडर अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द स्पेसिफिक इंटेंट, ठीक है। इतना हेवीली इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, इतना ज्यादा कि भाई आप इंटेंशन बना ही ना सको रिक्वायर्ड फॉर द क्राइम। मुझे इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर दिया गया, मतलब मान लीजिए अल्कोहल भी नहीं, समबडी मिक्स ड्रग्स इनटू माय ड्रिंक, ठीक है, इन माय कोक, इतना हेविली इंटॉक्सिकेट कर दिया कि जो रिक्वायर्ड मेंटल एलिमेंट है वो फॉर्म ही ना हो पाया। मैं तो मतलब आई जस्ट लॉस्ट माय होश, मुझे पता ही नहीं था, फिर मैं बस कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मुझे गुस्सा आया और मैंने अटैक कर लिया। इंटेंट बन ही ना पाए। इट कैन बी अ डिफरेंस, ये एक उस वक्त डिफरेंस हो सकता है, बट ओनली इफ द इंटॉक्सिकेशन वाज नॉट सेल्फ इंड्यूस्ड। लेकिन सिर्फ तब, कब? सिर्फ तब जबकि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन नहीं था, मतलब मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया था, किसी ने मुझे करवाया था नशा। नाउ ये आ जाता है वॉलंटरी, सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अब उसके ऑपोजिट हो गया, इनवॉलंटरी हमने अभी तक देखा, इसके बाद आ जाता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। 23 में इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन देखा, 24 में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अब उसका ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पे, और इस सेक्शन को डिस्कस करने के बाद फिर हम प्रीवियस सेक्शन में जो हमने देखा था डिस्टिंक्शन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो भी समझ लेंगे। लेकिन पहले ये सेक्शन, तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये पहले तो 86 में दे रखा था आईपीसी के, ठीक है। सेक्शन बिल्कुल सेम है। कहता क्या है, इन केसेस, देखिए, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। पहली चीज ये, पहले सेक्शन देख लेते हैं फिर समझेंगे। अ पर्सन, अब यहां से पढ़ते हैं, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कोई इंसान कोई एक्ट करता है अगर इंटॉक्सिकेटेड होने के बाद, shall be liable to be dealt with it as if he had the same knowledge
तो ये माना जाएगा कि उसके पास नॉलेज थी, as if he would have had it if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. यहाँ से ये पार्ट जो है ये अभी हटा दीजिए, it is this part, because why? Because this again talks about involuntary part. ये क्या कह रहा है कि भाई अगर इनवॉल्युंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो आपको लायबिलिटी नहीं मिलेगी। और ऊपर की लाइन क्या कह रही है? ऊपर की लाइन ये कहती है कि भाई मैंने नशा मेरी मर्जी से किया, ठीक है। अगर किसी इंसान ने अपनी मर्जी से नशा किया, इंटॉक्सिकेट हुआ, उसके बाद वो कोई ऑफेंस कर देता है अपनी मर्जी से, क्या आपको किसी ने कहा नहीं था, ना कहा था, ना जबरदस्ती की थी, ना बहकावे में आके दे दिया था, ना पीछे से मतलब बिना बताए कर दिया, विदाउट नॉलेज किया, ऐसा कुछ नहीं था। आपने कंप्लीटली ऑन योर मर्जी, ऑन योर वे, आपने अपनी मर्जी से खुद को इंटॉक्सिकेट किया, ड्रग्स लिया, अल्कोहल लिया, जो भी लिया। जब आपने नशा करने के बाद अगर आप कोई ऑफेंस कर देते हो तो उसकी लाइबिलिटी आप पे बनेगी, आप उसके लिए सॉल्व नहीं हो पाओगे, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, आपकी लाइबिलिटी बनेगी बिल्कुल वैसे कैसे, जैसे अगर तब बनती जब आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते। मतलब had you been sober तो आपकी लाइबिलिटी बनती नहीं। जैसे आई किल समबडी, ठीक है, मैंने कहा आई ब्रोक दैट ग्लास, हेवी ग्लास बॉटल ऑन समबडीज हेड। अब इसी एग्जांपल को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे मुझे मेरे ड्रिंक में अल्कोहल जो या ड्रिंक जो ड्रग्स मिक्स किया गया वो किसी और ने बिना बताए नहीं किया, मैंने खुद किया था, बिकॉज आई लाइक कंज्यूमिंग इट, ठीक है, विद आई लाइक मिक्सिंग 30% कोक विद 70% अल्कोहल, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे मिक्स किया, अब उसके बाद मुझे पता है कि मुझे चढ़ती है, मुझे नशा होता है इससे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 30 मिनट्स और आफ्टर 45 मिनट्स आई लॉस्ट माई कंट्रोल। अब मैंने अपनी मर्जी से लिया था, मुझे किसी ने दिया नहीं था। अपनी मर्जी से लेने के बाद मुझे बाद में किसी बात पे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मुझे बिकॉज आई लॉस्ट माई कंट्रोल, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मेरा होश ही नहीं रहा, एंड आई टुक दैट हेवी ग्लास बॉटल एंड ब्रोक इट ऑन समबडीज हेड, ठीक है, किसी के सर पे वो हेवी ग्लास बॉटल फोड़ दी। अब क्या है कि भाई यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी क्यों ना बने, आपको किसी ने जबरदस्ती दिया, मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया। मैं भी मतलब चिल होके स्टाइल मारने में कि नहीं नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे नहीं चढ़ती है, हालांकि मुझे डीप डाउन आई नो मुझे चढ़ती है। तो जब आप अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेट को करते हो तो वहां लाइबिलिटी बनेगी कैसे? हैड यू बीन सोबर, अगर जैसे मैंने नहीं पिया होता, मान लीजिए मैं इंटॉक्सिकेटेड नहीं होती, तो उस वक्त उस पर्सन पे ग्लास बॉटल फोड़ने पे सीवियर इंजरी उसको होती, तो मुझ पे ग्रीवियस हर्ट का या हर्ट का मुझ पे चार्जेस लगते, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंजरी कितनी है, कितनी सीवियरिटी है, ग्रीवियस या हर्ट के चार्जेस लगते। तो अगर मैंने वॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, इनवॉल्यूंटरी नहीं, वॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन अपनी मर्जी से किया है, तो भी सेम लाइबिलिटी बनेगी। वही कह रहा है पहला लाइन, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, ऑफेंस नॉर्मली नहीं होता अनलेस डन with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with it with as if he had the same knowledge as he would have had it if he had not been intoxicated। मुझ पे वैसी ही लाइबिलिटी बनेगी जैसे अगर मुझे पता होती कि भाई मैं अगर सोबर होती, सोबर मतलब मुझे चढ़ी, मैं नॉर्मल होती, हैड आई बीन सोबर तो मुझ पे लाइबिलिटी बनती है उसकी। वैसे ही वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में बिल्कुल वैसे ही लाइबिलिटी बनती है जैसे यू हैड नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अनलेस, यहां से मैंने कहा कि इनवॉलंटरी का पार्ट आ जाता है, अनलेस the thing which intoxicated him was administered without knowledge or against will। अनलेस, अनलेस अगेंस्ट, जैसे मैंने वहां बताया प्रोवाइडेड नॉटविथस्टैंडिंग, वैसे अनलेस भी होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं होता, कंडीशन इसके ऑपोजिट होती, ऑपोजिट होती मतलब मुझ पर लाइबिलिटी नहीं बनती अगर वो चीज मेरी मर्जी के अगेंस्ट दी गई होती। तो सेक्शन 23 एंड 24 जो है वो इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहा है। 23 टॉक्स अबाउट इनवॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस देखा डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ठीक है, कि भाई अगर कोई चीज बिना मर्जी के एडमिनिस्टर कराई गई है, बिना नॉलेज के, बिना मर्जी के एडमिनिस्टर कराई गई है, उसके इफेक्ट में आके some offense has been committed, some criminal act has been done, तो liability नहीं बनेगी कमिट करने वाले की, because that thing was not administered to him according to his will but against his will, ठीक है। लेकिन सेक्शन 24 कह रहा है कि भाई अगर आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया, अपनी मर्जी से लिया है, आपने जो भी लिया, जो भी सब्सटेंस लिए, तो अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेट किया है, तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी वैसी ही बनेगी जैसे तब बनती जब अगर आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते, कि भाई आपको जानकारी थी आप जो कर रहे हो तो आप लाइबल हो गए।
सिमिलरली आपकी वैसी ही लाइबिलिटी बनेगी। नाउ सेक्शन 25 के लिए भाई क्या क्या एलिमेंट्स है, नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है। दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज। तीसरा क्या है, तीसरे में बात करता है एक्सेप्शन, दिस प्रिजम्पशन डज नॉट अप्लाई इफ द इंटॉक्सिकेशन वाज इनवॉल्यूंटरी। अगेन सेक्शन 23 में हमने जिसकी बात की इनवॉल्यूंटरी। सेक्शन 24 का छोटा वाला पार्ट जो लास्ट में नीचे एक लाइन लिखा है वो भी इसी की बात करता है, एक्सेप्शन दे रखा है 23 का। Presumption of intent. While the law presumes knowledge, the court must still determine if the specific intent was present based on the facts. भाई अब इंटेंट था या नहीं था, ये सारी चीजें आपने नॉलेज तो प्रिज्यूम कर लिया है, चलिए ठीक है कि भाई आप जो कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज थी कि कैसा है, भाई ना। द लॉ प्रिज्यूम्स एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हैज द सेम नॉलेज। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कौन सा, वॉल्यूंटरली इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। वॉल्यूंटरली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हैज द सेम नॉलेज एज अ सोबर पर्सन। कि भाई आप सोबर होते तो आपको जितनी नॉलेज होती वैसे ही मान के चलिए आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है। लेकिन यहाँ है कि चलिए आपने नॉलेज तो मान लिया, ठीक है, लेकिन इंटेंट कैसे पता करोगे, तो फैक्ट्स के बेसिस पे पता करना है। केसेस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इनवॉलंटरी में टीपीपी वर्सेस बियर्ड है, वैसे वॉलंटरी में वासुदेव वर्सेस पेप्सू। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इस केस में क्या हुआ देखिए। So, an intoxicated retired military officer shot a 13-year-old boy because he refused to engage a scene. ठीक है भाई, अब आप नशे में थे और आपने सिर्फ उसने सीट से हटने के लिए मना किया, इसलिए आपने उसे गोली मार दी। कोर्ट ने कहा कि while the officer was drunk, drunk जरूर थे, he was not so incapacitated that he didn't know the nature of his act. माना कि आप ड्रंक थे, लेकिन ऐसा भी इतनी बुरी हाल में नहीं थे आप, यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हो। आपको समझ आ रहा था कि भाई आप सिर्फ म्योरली बिकॉज द चाइल्ड डिडंट गेट अप फ्रॉम हिज सीट, रिफ्यूज टू गिव अप हिज सीट, उसने कहा कि अपनी सीट नहीं देगा, इसलिए आपने उसे गोली मार दी। भाई हेल्ड क्या हुआ, दैट मेयर ड्रंकनेस, सिर्फ ये कि भाई मैंने पी रखी है नहीं, मेयर ड्रंकनेस फॉल्स शॉर्ट ऑफ टोटल इनकैपेसिटी, डज नॉट निगेट द प्रिजम्पशन। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सेक्शन 24 के लिए। अब आ जाते हैं डिस्टिंक्शन, मैंने जो कहा था आपसे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का, लेट्स डिस्कस दैट एंड देन नेक्स्ट सेक्शन। ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी सेक्शन 23, वॉलंटरी सेक्शन 24। भैया क्या है इसमें, इसका पर्पस इसमें क्या है कि इनवॉलंटरी में आपकी मर्जी नहीं थी, आपको बस दे दिया गया अगेंस्ट विल और विदाउट नॉलेज। ठीक है, अगेंस्ट विल या विदाउट नॉलेज। अब इसमें क्या है भाई, आपने अपनी मर्जी से लिया वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी नाम ही है, तो आपने जो भी कंजम्पशन किया है वो वॉल्यूंटरीली किया है, ठीक है। अब क्योंकि इनवॉल्यूंटरी में आपकी मर्जी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपकी कोई गिल्टी नहीं होगी, नो लाइबिलिटी। इम्यूनिटी मिलेगी आपको इस सेक्शन की, लेकिन यहाँ पे गिल्टी मतलब लाइबिलिटी मिलेगी, लाइबिलिटी आपकी आएगी, इसलिए नो इम्यूनिटी। ठीक है, ये है। अब भाई इसके पीछे का देखिए, इसमें रीजन दिया हुआ है कैक्टस नॉन पेसेंशियम डिसीमेंसिया, मतलब भाई कि मेंसरिया होना जरूरी है, यहाँ पे कोई मेंसरिया था ही नहीं। यहाँ पे मान के चलेंगे कि भाई आपने अपनी मर्जी से किया, तो अपनी मर्जी से आपने इंटॉक्सिकेट किया खुद को, सब कुछ जानते समझते हुए, तो आपकी लाइबिलिटी बनी। अब आते हैं सेक्शन 25 एक्ट डन बाय कंसेंट। अब यहाँ से सेक्शन 25 से आगे के हम कुछ जो सेक्शंस देखेंगे वो बात करता है कंसेंट की। कंसेंट मतलब मर्जी, ठीक है, आपने अपनी हामी दी थी, अपनी मर्जी दी थी किसी सर्टेन एक्ट के लिए, कॉन्सिक्वेंस के लिए। तो सेक्शन क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड
nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense. ऐसा कोई भी एक्ट जो कि इंटेंडेड नहीं था, ऐसा कोई एक्ट जिसका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करना या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना, ना ही ये बात पता थी कि इससे डेथ हो सकता है या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, मतलब ना मर्जी थी, मतलब ना नॉलेज थी और ना ही इंटेंशन था किसी का डेथ कॉज करने की या हर्ट कॉज करने की, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, ना इंटेंशन था ना नॉलेज। तो पहली चीज इंटेंशन एंड नॉलेज दोनों एब्सेंट थे, ठीक है, दोनों नहीं थे। नाउ क्या होता है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ, is an offense by reason of any harm which it may cause to or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age. Second condition क्या कह रहा है, 18 years of age, above 18 who has given consent. थर्ड क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसने कंसेंट दी है, express or implied to suffer that harm or by reason of any such harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि मान लीजिए 18 साल से ऊपर का कोई इंसान है, ठीक है, 18 साल से ऊपर के किसी भी इंसान ने अगर किसी एक्ट के लिए अपना कंसेंट दिया है, मतलब अपनी हामी दी है, ठीक है, 18 साल से ऊपर किसी इंसान ने किसी एक्ट के लिए अपनी हामी दे दी, उसे ये नॉलेज है कि जो जिस चीज के लिए वो हाँ दे रहा है उससे थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है, ठीक है, कुछ हार्म हो सकता है, बिकॉज स्लाइट हार्म, लेकिन जो करने वाला है, जिसको उसने हामी दी है, जो करने वाला है, ना उसका इंटेंशन है ना उसका नॉलेज है कि भाई इससे कोई कोई किसी तरीके का ऑफेंस कॉज हो जाएगा, और फिर भी कॉज हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्योंकि सामने वाले ने कंसेंट दिया था तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अब इसे हम समझते हैं और क्लियरली और समझेंगे इसे। देखिए मैक्सिम तो हम समझेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टू अ विलिंग पर्सन, ठीक है, इंजरी इज नॉट डन। भाई विलिंग पर्सन मतलब कंसेंटेड, आपने अपनी कंसेंट दी थी, इंजरी इज नॉट डन मतलब मैंने किसी चीज के लिए हाँ कहा, मुझे पता है कि इससे थोड़ा बहुत हार्म कॉज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने जानते हुए हाँ कहा, तो अगर वो एक्ट जब हो रहा है, सामने वाला वो जो डूअर है कोई भी, वो इंसान जो डूअर जब उस चीज को कर रहा है बिना इंटेंशन या बिना नॉलेज के कि भाई कोई हार्म या डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना है, उस केस में अगर वो हार्म हो जाता है तो वहां पे ऑफेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 18 से अबव हैं, आपने खुद कंसेंट दिया है उस चीज के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, पर्सन who voluntarily and knowingly puts themselves in a risky situation। आप 18 से अबव हो, ठीक है, मेजर हो, आप बिल्कुल सोच समझ सकते हो अपना अच्छा बुरा, सब कुछ सोच समझ के जब आपने खुद को एक पर्टिकुलर रिस्की सिचुएशन में रखा है, ये जानते हो कि यहाँ रिस्क है, डिस्पाइट नोइंग, ठीक है, वो है ना, डिस्पाइट नोइंग दैट देयर इज हार्म, सम हार्म अटैच्ड, आपको पता है कि वहां पे थोड़ा हार्म हो सकता है, वो एक रिस्की सिचुएशन है, इसके बावजूद यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन गिविंग कंसेंट, ठीक है, कि नॉट लेटर क्लेम, बाद में नहीं कह सकता है damages or criminal liability for harm resulting from that risk। बाद में कह सकते मैंने पहले तो हाँ कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भाई इसकी लाइबिलिटी बनेगी। नहीं, कैसे नहीं पता था आपको? आपको पता था, आप अबव 18 हो, आपको सारा सिचुएशन पता था, आपको पता था कि दिस थिंग माइट कॉज सम हार्म टू यू, उसके बावजूद भी आपने हाँ किया, तो आपकी कोई लाइबिलिटी यहाँ पे, आप सामने वाले का अगर हार्म कॉज हो गया उस एक्ट से तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। आपने कंसेंट दिया था, कंसेंट का उसको डिफेंस मिलेगा, कंसेंट जो है उस चीज का डिफेंस मिलेगा कि भाई आपने खुद ने मर्जी दी थी ना। वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी, आपने देखा था कि मैं इसको डिस्कस, वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी मतलब वॉलंटरली अपना कंसेंट दिया इंजरी के लिए, ठीक है, मतलब भाई कि आपको पता है कि इंजरी हो सकती है लेकिन फिर भी आपने वॉलंटरली उसको कंसेंट दिया था।
नेक्स्ट देखिए, इस सेक्शन में फॉल करने के लिए अब जरूरी क्या क्या है कि करके समझते हो ताकि ये सेक्शन और क्लियर से समझ में आए। सबसे पहले नो इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। इंटेंशन या नॉलेज नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। The doer must not intend to cause death or grievous hurt। मतलब मान लीजिए ए एक पार्टी है, ठीक है। ए इज अ पार्टी हु कंसेंटेड, ठीक, कंसेंटेड फॉर सर्टेन एक्ट जो कि एक्स को कर रहा था। अब डूअर कौन हो गया, एक्स हो गया। कंसेंटेड फॉर सर्टेन एक्ट जिसमें ए कंसेंटेड फॉर सर्टेन एक्ट टू बी परफॉर्म्ड बाय एक्स, ठीक है। अब एक्स, ए जो था उसने कंसेंट दिया, भाई तुम्हें पता है कि जो करने जा रहा है उसमें थोड़ा सा रिस्क तो है, हो सकता है सब सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, ये भी है, रिस्क है। लेकिन आपने भाई मर्जी दी, आप एक मेजर हो, आपने दी। तो जो डूअर है, जो करने वाला है उस एक्ट का, अगर उसका इंटेंशन और नॉलेज जब नहीं है, ठीक है, ना उसका इंटेंशन है हर्ट या डेथ कॉज करना, ना ही नॉलेज है कि इससे हो जाएगा, ठीक है, कि हो सकता है। जब अगर इंटेंशन या नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे कंसेंट का पहला एसेंशियल फुलफिल हो रहा है। दूसरा, कंसेंट, विक्टिम मस्ट हैव गिवन वॉलंटरी कंसेंट, ठीक है। भाई आपने अपनी मर्जी से कंसेंट दिया था, आपको कोई प्रेशर नहीं था, एक्सप्रेस एम्प्लाइड किसी भी तरीके से आपने अपनी मर्जी से दिया था, है ना। अबव 18 हो, आप एक मेजर हो, आप एक मेजर हो, आपने अपनी मर्जी से कंसेंट दिया था। नेचर ऑफ हार्म, नेचर ऑफ हार्म क्या है भाई, द प्रोटेक्शन अप्लाइज टू हार्म अदर देन डेथ और grievous hurt unless the harm was unintended during lawful act। आपको पता था कि कोई हार्म हो सकता है, जिस लिखिए ए एंड बी आर प्लेइंग अ लॉफुल गेम ऑफ फुटबॉल और बॉक्सिंग, ठीक है। मान लीजिए कि दो लोग गेम खेल रहे हैं, किस तरीके का। अब होता क्या है, ड्यूरिंग अ फेयर टैकल और स्टैंडर्ड पंच बी सफर्स अ फ्रैक्चर्ड रिब। अब भाई क्या हो गया कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो, उसमें भाई आप एक फेयर गेम खेल रहे हो, ठीक है। आप जब एक बॉक्सिंग में जा रहे हो तो मतलब यू कंसेंट टू ऑल द इंजरीज, भाई वहां पे सबको पता है बॉक्सिंग में इंजरीज होती है, चोट लगती है, हर्ट होते हैं। तो यू हैव कंसेंटेड, यू आर अ मेजर एंड यू हैव वॉलंटरी कंसेंटेड टू दैट। वहां पे क्या हुआ कि भाई आपका एक रिब फ्रैक्चर हो गया। अब क्योंकि क्या है, ए फॉलोड द रूल्स एंड हैड नो इंटेंट टू कॉज सीरियस इंजरी। अब ए और बी जब दो लोग बॉक्सिंग खेल रहे हैं तो उसमें इंजरी तो होगी। आपने जब बॉक्सिंग के लिए हाँ कहा, मतलब क्लियरली आपने कंसेंट दिया है। बॉक्सिंग खेलने के दौरान अगर किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो ए इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 25, ठीक है। भाई आपको पता था कि होगा, हो सकता है, फिर भी आपने मर्जी तो दी, अपनी कंसेंट तो दिया। तो क्योंकि कंसेंट दिया इसलिए उस पर किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें सबको पता है कि जब हॉस्पिटल जाते हैं, इफ द डॉक्टर द सर्जन हैज टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो वहां पे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। कंसेंट फॉर्म क्या है, कंसेंट फॉर्म में होता है कई बार पेशेंट्स अगर खुद गए हैं तो वो खुद साइन करेंगे। तो कंसेंट फॉर्म पे व्हेन यू साइन द कंसेंट फॉर्म, वहां पे क्या है, कंसेंट फॉर्म होता है कि भाई एक रिस्क है, लेकिन रिस्क तो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, इस सर्जरी से एसोसिएटेड है, जिसकी कॉन्सिक्वेंस के लिए सर्जन जो है वो बेयर नहीं करेगा, उसके लिए लायबल नहीं होगा। अब आपने कंसेंट दे दिया, यू आर अ मेजर, यू हैव कंसेंटेड टू दिस, ठीक है। अब इस कंसेंट के बाद डॉक्टर तो है भाई, वो सर्जरी कर रहे हैं आपकी, आपको पता है कि सर्जरी से थोड़ा हार्म एसोसिएटेड है, हो सकता है जहां 70% चांस है कि सब कुछ सही हो जाए, वहां 30% चांसेस ये भी है कि इंसान की डेथ हो जाए। ये भी है, द सर्जरी डिडंट गो वेल, 30% चांस है दैट द पर्सन मे नॉट सर्वाइव, हो सकता है। आपको ये पता है, यू हैव साइन, यू हैव योरसेल्फ साइंड ऑन द फॉर्म, ठीक है, कंसेंट फॉर्म पे आपने, आप एक मेजर हो, देखिए क्योंकि एसेंशियल, आप एक मेजर हो, आपने कंसेंट दी, आपको पता है कि हार्म एसोसिएटेड है। अब डॉक्टर जो आप पे, डॉक्टर डूअर हो गए, डॉक्टर, एक दो पार्टी है इसकी, इस डिफेंस में, एक जो कंसेंट दे रहा है जो मेजर है, दूसरा जो डूअर है, ठीक है। तो आपके कंसेंट के बाद जो डूअर है, जो डॉक्टर है, वो आप पे सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, विदाउट एनी इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई आपकी डेथ कॉज कर दे। लेकिन मान लीजिए इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड द पर्सन डाइज, ठीक है, कुछ हुआ या चलिए डिडंट डाई, बट कुछ ऐसा हुआ कि भाई कुछ कुछ तो गलत हो गया, जो उन्हें होना चाहिए था वैसा नहीं भैया, चलिए इफ द पर्सन डाइज,
ठीक है, अगर पर्सन की डेथ जाती है बिकॉज ऑफ दैट सर्जरी, आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट सर्जरी बॉडी में इतनी इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ विच द पर्सन डाइज। ठीक है, मान लीजिए जो डिजीज था वो तो क्योर हो गया, लेकिन 24 घंटे के बाद इतनी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो गई कि उससे पर्सन सर्वाइव नहीं कर सका और जल्दी ही डेथ हो गई। अब यहाँ पे क्या क्या फैमिली वाले आके क्लेम कर जाएंगे भाई डॉक्टर जो है उन्होंने जानबूझ के किया? नहीं, नहीं होगा। यू योरसेल्फ साइंड द कंसेंट फॉर्म। आपने किया था, आपको पता था कि रिस्क एसोसिएटेड है, पता था कि 70% चांसेस सक्सेसफुल होने के, पर 30% अनसक्सेसफुल के भी है, बट यू कंसेंटेड टू बेयर दैट हार्म, टू टेक दैट रिस्क। तो यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। कंसेंट का सेक्शन बस यही कह रहा है कि अगर एक मेजर इंसान कंसेंट देता है टू बियर सम काइंड ऑफ रिस्क, इस तरीके के रिस्क को लेने के लिए, उसके बाद अब जो रिस्क बियर करने के लिए उसने कंसेंट किया है, डूअर कोई एक्ट करता है जिससे किसी तरीके का हार्म कॉज होता है, तो आप बाद में नहीं कह सकते कि भाई ये ऑफेंस है, नहीं, उसके लिए वो अब्सॉल्व है, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो इम्यून है। वैसे ही जैसे मान लीजिए, अब देखिए, तो एग्जाम्पल हमने बॉक्सिंग का देखा है, वैसे ही दो लोग रेसलिंग के का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई अब आए हैं आप रेसलिंग की, जब गेम में आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे चोट लग सकती है, ठीक है, फिर भी करते हैं। लोग कार रेस में पार्ट लेते हैं, यू नो, ऑलरेडी आपको पता होता है कि दैट माइट एंटर इनटू, यू माइट एंटर इनटू समथिंग जो कि भाई रिस्की हो सकता है खतरनाक हो सकता है। जो प्लेयर्स हैं उन्हें पता है, कई बार जो ऑडियंस होती है उन्हें भी पता है, लेकिन आप जा रहे हो ना मैच देखने, तो जब आप उस रेस को देखने जा रहे हो तो फ्रंट रो में बैठे हुए जो लोग उन्हें पता है कि हो सकता है कि कार क्रैश करके यहाँ आ जाए, बट यू हैव कंसेंटेड टू बियर दैट रिस्क। तो आप फिर जो ऑर्गेनाइजर्स उनको नहीं बोलोगे कि नहीं भाई ऐसा है, कार आके हमसे लड़ गई, तो वैसे आप अपनी मर्जी से आए थे, आप जानते हैं कि रिस्क एसोसिएटेड है, आप अपनी मर्जी से आए थे। सिमिलरली प्लेयर्स अगर बोल दें कि हमारी कार पलट गई तो इंजरी के लिए आप जो हो रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं है, आपको पता था कि ये कार रेस है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, बट आपने करा। अब देखिए, सेक्शन 26 हमने 25 में स्पेसिफिकली बात करी कंसेंट की, ठीक है, वो जो हो जाएगा वो, मैंने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी एग्जाम्पल दिए। अब हम जब सेक्शन 26 की बात करते हैं तो यहाँ पर्टिकुलरली जो है वो डॉक्टर्स की बात, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए हो जाएगा। इसमें क्या है कि भाई देखिए, कंसेंट भी है और गुड फेथ भी है, ठीक है, मतलब सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं, प्रोफेशनल्स कह लीजिए। जैसे गुड फेथ में, जैसे इसी एग्जांपल में मैंने जो कहा कि सर्जरी करनी है, ठीक है, डॉक्टर सर्जरी तो कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं भाई, गुड फेथ में पूरे ध्यान देके आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर केयर लेके, प्रॉपर प्रिकॉशन लेके सब कुछ किया है, पूरा रीजनेबल जितने तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हो सकते, स्टेलाइज निडल है, सिजर्स है, सब कुछ है, लेकिन इन्फ्लेमेशन उसके बावजूद भी हो गई, तो भाई ही टुक ऑल द प्रिकॉशंस, ही डिडंट गो रॉन्ग एनीवेयर, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आपने कंसेंट दिया था, उन्होंने गुड फेथ में परफॉर्म किया, इन सब के बावजूद अगर हार्म कॉज होता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे। सेक्शन देखिए क्या कहता है, एन एक्ट डन इन गुड फेथ, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विथ देयर कंसेंट, कंसेंट है, गुड फेथ है, और उसके भलाई के लिए डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी क्यों कर रहे हैं भाई, आपको क्योर करने के लिए, उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस, इफ कॉजेज हार्म, अगर हार्म हो भी जाता है तो भी यहाँ पे लाइबिलिटी डॉक्टर्स की नहीं बनेगी। अब जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, ठीक है, वहां पे ट्रेनर्स हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं आपको, वो स्विमिंग सिखा रहे हैं आपको, लेकिन हाँ, तो अगर आप स्विमिंग सीखने गए, ठीक है, वहां पे जो ट्रेनर्स हैं वो प्रैक्टिशनर्स, ट्रेनर्स वो आपको सिखा रहे हैं, अब वो आपको हेल्प कर रहे हैं स्विमिंग सीखने में, हेल्प करने के लिए, ठीक है, स्विमिंग सीखने के लिए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। वाइल ट्रेनिंग इट सो हैपेंस कि सारा कुछ उन्होंने सिखाया, सब कुछ बताया, 10 दिन हो गए आपको सीखते हुए, सारे प्रिकॉशंस लिए, उन्होंने आपके लिए सिखाया, सब कुछ करने के बावजूद एक दिन स्विम करते वक्त यू जस्ट ड्राउन, ठीक है, तो भाई अगर डूब गए तो यहाँ पे उनकी गलती थोड़े है, उन्होंने तो आपको पूरी स्विमिंग सिखाई,
यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये चीज, ये सेक्शन से कितनी सी बात कह रहा है कि भाई किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में अगर आपकी कंसेंट देने के बाद अगर कोई चीज हो जाती है तो उसके लिए लायबल नहीं होगा सामने वाला। ऑब्जेक्टिव कह रही है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स स्पेशली मेडिकल प्रोफेशनल्स हु टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू हेल्प अदर्स। ठीक है। 25 और 26 में अब अंतर क्या है, देखिए दोनों में हमने देखा कंसेंट दिया है, दोनों में अंतर कहाँ आता है, अंतर ये हो जाता है कि 25 में गुड फेथ की बात नहीं की गई है, 25 में बेनिफिट की बात नहीं की गई है। ऑल्दो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, एक जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन एक और डिफरेंस वो ये है कि 25 जो है वो रिस्क की तो बात करता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फैटल एक्टिविटीज की बात करें। ठीक है, देखिए 25 फोकसेस ऑन रिस्की बट नॉन फैटल एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन 26 में जैसे हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क का जो लेवल है वो हायर है, फैटल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। ये इसके एसेंशियल्स हो गए जो हमने देखे, गुड फेथ, बेनिफिट और कंसेंट। आगे देखिए सर्जन का एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, सर्जन परफॉर्म्स अ हाईली डेंजरस ऑपरेशन और पेशेंट, द सर्जन नोज द ऑपरेशन माइट रिजल्ट इन डेथ। अब भाई उसको पता है लेकिन इंटेंशन नहीं है, नॉट इंटेंडेड, भाई उसको पता तो है ना कि हो सकता है, कंसेंट दिया था पार्टी ने भी, मतलब पेशेंट ने भी दिया था, पेशेंट गिव्स कंसेंट। अब नाउ इफ द पेशेंट डाइज ड्यूरिंग द प्रोसीजर द सर्जन इज नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि आपने कंसेंट दिया था, उन्होंने गुड फेथ में विदाउट किसी इंटेंशन के क्या था, आप ही के बेनिफिट के लिए। एक इसका बहुत देखिए इंपॉर्टेंट केस, डॉक्टर जैकब मैथ्यू अगेन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ही ये केस है, मेडिकल प्रैक्टिशनर का था। इस केस में क्या हुआ, इट रीइंफोर्सेस द गुड फेथ प्रोटेक्शन इन सेक्शन 26 इंश्योरिंग डॉक्टर्स कैन वर्क विदाउट द कांस्टेंट फियर ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। भाई अब ऐसा है कि मान लो सर्जरी के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, तो भाई अब तो ऐसे हर जिसकी डेथ तो सारे लोग केस करते चले डॉक्टर्स पे। तो इस केस में वही कहा गया कि भाई अगर गुड फेथ में किया है डॉक्टर ने, आपके बेनिफिट के लिए किया है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर अ डॉक्टर टू बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल द नेग्लिजेंस मस्ट बी ग्रॉस रादर देन सिंपल एरर ऑफ जजमेंट। भाई अगर कोई मुझे लगता है वाली चीज है, जैसे हमने कहा सिंपल एरर, सिंपली ओपिनियन, ओपिनियन से किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते, वो सिर्फ उनका ओपिनियन है। अगर वो चीज उन्होंने गुड फेथ में नहीं कही तो लाइबिलिटी होगी, पर अगर गुड फेथ ने वो चीज करी तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। 25 और 26 का देखिए कंपैरिजन, प्राइमरी कोई क्या है, अम्यूजमेंट, स्पोर्ट, लॉफुल एक्टिविटीज कोई भी। 26 में प्राइमरीली बेनिफिट ऑफ द पर्सन। ठीक है, मैक्सिमम हाउ अलाउड, कैन नॉट इंटेंड और नो इट विल कॉज डेथ। ठीक है, कैन नॉट इंटेंड डेथ। कंसेंट एज 18 और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो हमने अभी तक कवर कर लिया सेक्शन, कहां तक कवर कर लिया हमने, So we have covered up till section 26 and we have to start section 27 now. आज हमने section 19 which is about necessity लेके 26 जो कि consent गुड फेथ और बेनिफिट की बात करता है, स्पेशली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, इतने सेक्शंस को हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस करा आज, नेसेसिटी, अगर हम अभी तक की जनरल एक्सेप्शंस की बात करें, देखिए आज हमने डिस्कस करा नेसेसिटी, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन और उसके बाद कंसेंट, इसके बाद ये गुड फेथ। ठीक है, अभी तक जनरल एक्सेप्शंस की हम बात करें, जितना हमने अब तक डिस्कस कर लिया, हम सेक्शन 27 पे आ चुके हैं और जनरल एक्सेप्शंस टोटल 44 तक है, जिसमें 34 से लेकर 44 तक प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा। तो हमारे प्राइवेट डिफेंस को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास सिर्फ कुछ ही सेक्शंस बचे हुए हैं इसमें कवर करने को, 6-7 सेक्शंस है, 27 से लेकर 33 तक, 27, 29, 30, 7 सेक्शंस हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है,
तो हम अगर आज अभी तक जितना हमने कवर कर लिया फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 26, अगर हम देखिए तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले बात करी थी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बाउंड बाय लॉ हो जाएगा, जजेस का हो जाएगा, और जजमेंट को जो एग्जीक्यूट, ऑर्डर्स को जो एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग, ठीक है। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल लर्निंग जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंसेस इज कि ये यूज कर रहे हैं कौन, जो अक्यूज्ड है अपने फेवर में, ठीक है। वो अपने बचाव के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम डिफेंस कह रहे हैं। अब जनरल एक्सेप्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अदरवाइज बाकी जनरल सिनेरियो में वो ऑफेंस होते, लेकिन क्योंकि वो इसमें फॉल कर गए, क्योंकि जो ऑफेंडर है उसने उसे अपने फेवर में यूज कर लिया, इसलिए वो जनरल एक्सेप्शन में फॉलो कर गए, और इसमें फॉल कर गए तो यहाँ उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अब सेक्शन 14 से लेकर 44 तक ये दे रखा है, जिसमें 34 से 44 हो गया प्राइवेट डिफेंस। सो हम अगर 14 से बात करें तो सबसे पहले बाउंड बाय लॉ हमने देखा, उसके बाद फिर जजेस का है, और उसके बाद फिर जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑर्डर को उन लोगों का है, वो लोग पब्लिक सर्वेंट्स में वो सारे लोग अब सॉल्व हो जाएंगे लाइबिलिटी उनकी। इसके लिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट जरूरी है पब्लिक सर्वेंट जज के सेक्शन 14 के लिए बाउंड बाय लॉ के लिए, और सेक्शन 17 के लिए बाउंड बाय लॉ जस्टिफाइड बाय लॉ के लिए। जस्टिफाइड बाय लॉ जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है। इसके बाद हमने बात करी और सेक्शंस की, जिसमें आ जाता है एक्सीडेंट, ठीक है। 17 के बाद 14 15 16 17 हो गया, फिर हमने 18 में बात करी एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट के लिए क्या क्या जरूरी है होना, कब कहेंगे कि एक्सीडेंट है, कब वो डिफेंस मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं 19 में नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। मैग्नॉटन्स रूल जो है इसमें ले डाउन किया गया, जो कि मैग्नॉटन के केस से आया था। मैग्नॉटन्स टेस्ट जो है वो बेसिकली ट्रिपल टेस्ट है, इसमें 3 कंडीशंस जो है जो फुलफिल हो रहे हैं तब देखा जाएगा। इसके बाद आ जाता है माइनॉरिटी, फिर आता है इंसैनिटी, फिर आता है इंटॉक्सिकेशन, और इसके बाद आ जाता है कंसेंट, ठीक है। ठीक है। सो आज क्या क्या देखिए तो टोटल हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं हमने आज का क्या देखा, हमने सेक्शन 19 से देखा नेसेसिटी हो गई, फिर हमने 21 में देखा माइनॉरिटी, 22 में देखा, और 22 में देखा इंसैनिटी, जिसमें हमने मैग्नॉटन्स का रूल पढ़ा, जो कि मैग्नॉटन्स केस से ले डाउन किया गया ट्रिपल टेस्ट, जिसमें 3 टेस्ट दिए हुए थे। इसके बाद आ जाता है इंटॉक्सिकेशन, 23 में इनवॉल्यूंटरी, 24 में वॉल्यूंटरी। इसके बाद 25 26 हमने देखा, 25 में कंसेंट, 26 में कंसेंट प्लस गुड फेथ प्लस बेनिफिट की बात की, जो कि प्राइमरीली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद 27 ऑनवर्ड्स, 27 से लेकर 34 तक आई बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, जिसके बाद हम मतलब मुझे जनरल एक्सेप्शंस के लिए हमें 2 और क्लास चाहिए आपको ये कंप्लीट करने के लिए चैप्टर जो है, एक हो जाएगा 27 से 33 तक, एंड देन इन द नेक्स्ट उसके बाद वाले क्लास में हमें 34 से 44 प्राइवेट डिफरेंस, मतलब 2 लेक्चर्स, और उसके बाद हमारे जनरल एक्सेप्शंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद फिर हम आगे आएंगे जो हमारे चैप्टर्स जो शुरू होते हैं, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट, सबसे पहले आए जो बीएनएस में दे रखा है अनलाइक आईपीसी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, तो वहां से तो 2 more classes and will be coming to end of this chapter. So keep studying. See you all.